Hello, students, and welcome to Prep IAS. I'm Shubhangi Sharma, your faculty for History and Culture. Students, as a part of this particular series, we are conducting a crash course for your UPSC CSE prelims, and the topic for today is going to be the Delhi Sultanate from 1200 to 1400 AD. So let's begin. सो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि कैसे कैसे हमारे पास में दो मेजर टर्किश पावर्स आती हैं। एक तो हमारे पास गजनविड्स आते हैं और गजनविड्स के बाद हमारे पास घुरिड्स आते हैं। घुरिड्स में हमारे पास मोहम्मद घुरी आते हैं जो पहले नॉर्थ वेस्टर्न एरिया के कुछ पार्ट्स को कैप्चर करते हैं, फिर गुजरात को कैप्चर करने की कोशिश करते हैं लेकिन अनसक्सेसफुल होते हैं, इसीलिए वो पंजाब के और पार्ट्स जैसे कि भटिंडा में एक्सपेंशन करने की कोशिश करते हैं। कॉन्सिक्वेंटली स्टूडेंट्स, क्या होता है, उनका टकरार होता है पृथ्वीराज चौहान के साथ, जो कि चौहान डायनेस्टी के रूलर हैं। इसके तहत इन दोनों के बीच में दो बैटल होते हैं, बैटल ऑफ तरेन, और अल्टीमेटली हम देखते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान हैं वो हार जाते हैं। और इसके बाद फर्दर मोहम्मद घुरी जो हैं वो दिल्ली से निकल के एक्सपेंशन करना शुरू करते हैं टुवर्ड्स द गैंजेटिक दोआब। और इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वो फर्स्ट टर्किश रूलर बनते हैं जो एक बड़ा एम्पायर कार्व आउट कर पाते हैं यहाँ पे। इसके तहत स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस एम्पायर की देखरेख के लिए वो अपने एक स्लेव को छोड़कर जाते हैं जिनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। और फिर सडनली मोहम्मद घुरी की डेथ हो जाती है और कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो जो एरिया मोहम्मद घुरी इंडिया के अंदर कैप्चर करके गए थे उसके रूलर बन जाते हैं। और इसके साथ में स्टूडेंट्स हमारी दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है। कैपिटल जो दिल्ली सल्तनत अपनी बना रही है वो दिल्ली है और इसी वजह से इसको दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि मोहम्मद घुरी की जो डेथ है वो हो जाती है सडनली 1206 के अंदर। एज अ रिजल्ट सुप्रीमेसी के लिए उनके तीन जनरल लड़ाई करते हैं, जिसमें एक है यल्दूज, दूसरे हैं कुबाचा और तीसरे हैं ऐबक। ऐबक जो है स्टूडेंट्स, उनको एक तरह से इंचार्ज बना के गए थे अपनी इंडिया की सारी टेरिटरीज का मोहम्मद घुरी। उसके अलावा हमारे पास में जो यल्दोज हैं वो अफगानिस्तान और सिंध के बीच के एरिया में बैठे हैं और कुबाचा जो हैं वो उच्च के गवर्नर थे। तो इन तीनों के बीच में झगड़ा होता है, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक इन दोनों से डील करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वो अब दिल्ली सल्तनत का एस्टैब्लिशमेंट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत में 1200 से 1400 एडी के बीच में तीन सक्सेसिव डायनेस्टीज आ रही है। तो हम पहले एक बार डायनेस्टी चार्ट बना लेते हैं कि भाई हमें कौन से रूलर्स को एनकाउंटर करना है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो दिल्ली सल्तनत की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो हमारे पास तीन सक्सेसिव डायनेस्टीज आती हैं, जिसमें पहली है स्लेव डायनेस्टी जिसको एस्टैब्लिश करेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। इस डायनेस्टी को स्टूडेंट्स ममलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है। तो हमारे पास दो नाम है, स्लेव डायनेस्टी और ममलुक डायनेस्टी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में सो इसको यहां पर लिखते हैं। हमारे पास में पहली डायनेस्टी आएगी स्लेव डायनेस्टी, जिसको हम ममलुक डायनेस्टी भी बोलते हैं। ये स्टूडेंट्स, इसके बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट डायनेस्टी आएगी उनका नाम है खिलजीज। और खिलजीज के बाद में जो हमारे पास नेक्स्ट डायनेस्टी आएगी वो है तुगलक्स। तुगलक्स जो है स्टूडेंट्स वो आप देखेंगे 1398 तक प्रॉपरली रूल करेंगे और इसके बाद में तैमूर का इन्वेजन हो जाएगा इंडिया में और उसके बाद में हम देखते हैं तुगलक्स की पावर खत्म हो जाएगी। तो 1200 से 1400 में हमारे पास तीन मेजर डायनेस्टीज हैं, स्लेव, खिलजीज और तुगलक्स। स्लेव डायनेस्टी की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो इसके फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं हमारे पास में आते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बाद में आती हैं उनकी बेटी रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हम सिर्फ मेजर रूलर्स को नाम चार्ट आउट कर रहे हैं, बीच में अगर कोई एक दो साल के लिए रूलर बना है या छोटी रेन है तो उसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ओनली मेजर रूलर्स। रजिया सुल्तान के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में एक माइनर रूलर आता है जिनका नाम है नसीरुद्दीन महमूद। और नसीरुद्दीन महमूद के बाद में हमारे पास में है बलबन। तो ये हमारे पास मेजर रूलर्स का चार्ट है, इसमें सारे नहीं है, मेजर रूलर्स हैं जिनका सक्सेशन हम देख रहे हैं। बलबन के बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो हमारी स्लेव डायनेस्टी है वो एक तरह से खत्म होने लगती है और उसकी जगह एक नई पावर आती है जिनका नाम है खिलजीज। और खिलजी डायनेस्टी जो है इसके फाउंडर का नाम है जलालुद्दीन खिलजी।
जलालुद्दीन खिलजी के बाद स्टूडेंट्स हमारे पास में आते हैं अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के मात्र 4 साल के अंदर एक दो छोटे मोटे रूलर्स आते हैं और खिलजी डायनेस्टी खत्म हो जाती है। और इसके बाद में हमारे पास एक नई डायनेस्टी का उदय होता है जो है तुगलक्स। तुगलक्स के जो फाउंडर है स्टूडेंट्स, इनका नाम है घियासुद्दीन तुगलक। इसके बाद में स्टूडेंट्स हमारे पास में आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक के बाद हमारे पास में आते हैं फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की रेन के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक दो और हमारे पास छोटे मोटे रूलर्स आते हैं। और 1398 के अंदर हम देखते हैं तैमूर का इन्वेजन हो जाता है, जिसके बाद तुगलक डायनेस्टी जो है वो खत्म हो जाती है। तो ये दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट पार्ट है और इस चैप्टर में हम इन सारे रूलर्स के साथ डील करेंगे। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर। सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने देखा कि कौन पावर में आ रहे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक जो हैं वो पावर में आ रहे हैं। ही विल बिकम द फर्स्ट मुस्लिम रूलर ऑफ नॉर्थ इंडिया एंड ही विल बी द फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत इन इंडिया। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं जब ऐबक पावर में आते हैं तो अपने ही लोग जैसे कि यल्दूज और कोबाचा के अलावा उनको राजपूत और इंडियन रूलर से भी लड़ाई करके अपनी पावर को कंसोलिडेट करना पड़ता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुछ मेजर एरियाज जो कि यल्दोज और कोबाचा के हाथ में होते हैं, वहां पे ये इनसे सक्सेसफुली डील कर लेते हैं और उन एरियाज को कैप्चर कर लेते हैं। उसके अलावा अगर हम राजपूत रूलर्स की स्टूडेंट स्पेसिफिकली बात करें तो गेहदावला रूलर्स जो हैं, जो कि कहाँ कन्नौज के एरिया में बैठे थे, वो एक बार को जो मोहम्मद घुरी ने जो उनका एरिया कैप्चर किया था वहां पे इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं, लेकिन ऐबक उसमें से बदायूं और फारुखाबाद को कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स कुतुबुद्दीन ऐबक से एक पर्टिकुलर टाइटल एसोसिएटेड है जो कि है लाल बख्श। लाल बख्श उनको इसलिए कहा जाता था क्योंकि उनका बहुत ही जेनरस नेचर था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स पॉलिटिकल हिस्ट्री पे हमें प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देना है, ज्यादा ध्यान हमें एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर देना है। किसने क्या कैप्चर किया क्या नहीं कैप्चर किया वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इस तरह के पॉइंट्स अगर हमारे पास आते हैं जैसे कि लाल बख्श टाइटल किसके लिए था, तो ये आंसर आपके पास होना चाहिए कि भाई कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे उनने लाल बख्श का टाइटल लिया था। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक को सक्सीड करते हैं इल्तुतमिश। इल्तुतमिश जो है ही इज द सन इन लॉ ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, जो उनकी रेन में बदायूं के गवर्नर थे। ये जब इनकी रेन स्टार्ट होती है स्टूडेंट्स तो अगेन हम देखते हैं जो सिमिलर प्रॉब्लम्स ऐबक को फेस करनी पड़ी थी वो इल्तुतमिश को भी फेस करनी पड़ती है, जैसे कि प्रॉब्लम्स कंसर्निंग द राजपूत किंगडम्स जो बार बार इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर रहे हैं। उसके अलावा आप देखेंगे इंटरनल नोबिलिटी जो है उसको भी कंटेन करके रखना बहुत जरूरी होता है, जिससे कि अपनी पावर को कंसोलिडेट करके रखा जा सके। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स हम देखते हैं सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो इल्तुतमिश को राजपूत्स की वजह से आती है, जिसमें हम देखते हैं कि कलिंजर के, ग्वालियर के, जालौर के, रणथंबोर के और ऑलमोस्ट पूरे ईस्टर्न राजस्थान के जो रूलर्स हैं इंक्लूडिंग अजमेर एंड बयाना, वो टर्किश योग को थ्रो ऑफ कर देते हैं, यानी कि अपनी इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देते हैं। इसमें से स्टूडेंट्स हम देखते हैं रणथंबोर, मंडोर, जालोर, बयाना और ग्वालियर को रिकैप्चर करने में इल्तुतमिश सक्सेसफुल हो जाते हैं। स्टूडेंट्स इल्तुतमिश की रेन से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एसोसिएटेड है वो ये है कि भाई इनकी रेन के अंदर हमारे पास मंगोल थ्रेट आया था। इंडिया में पहली बार जो मंगोल थ्रेट आता है वो इल्तुतमिश की रेन में आता है। मंगोल स्टूडेंट्स आप देखेंगे एक पावर है, मंगोल्स एक ट्राइब है बेसिकली, जो अपनी एंसेस्ट्री कहाँ से ट्रेस कर रही है, मंगोल रीजन से कर रही है, चाइना के मंगोलिया रीजन से कर रही है, चाइना के। ये जो लोग हैं स्टूडेंट्स इसी सिमिलर टाइम में हम देखते हैं 1200s के आसपास जो है सेंट्रल एशिया के अंदर एक फॉर्मिडेबल पावर बन जाते हैं। तो यहाँ पे ये फॉर्मिडेबल पावर किस रूलर के अंडर बनते हैं, चंगेज खान के अंडर हम देखते हैं कि ये लोग बहुत ही ज्यादा पावर के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मंगोल थ्रेट की अगर हम बात करें, पिछले 2 साल से मंगोल थ्रेट पे लगातार क्वेश्चन आ रहा है। यहाँ पे हमने क्या देखा कि इल्तुतमिश जो हैं इनकी रेन में पहली बार हमारे पास में मंगोल थ्रेट आएगा इंडिया की तरफ। और मंगोल्स कौन है, ये एक सेंट्रल एशियन ट्राइब है, ये अपनी एंसेस्ट्री मंगोलिया प्रोविंस से ट्रेस कर रही है और चंगेज खान के अंदर हम देख रहे हैं कि ये लोग बहुत पावरफुल हो गए हैं। सो बेसिकली थ्रेट कैसे आता है, हम देखते हैं कि 2020 के अंदर चंगेज खान जो हैं वो सेंट्रल एशिया के अंदर एक बड़ा एम्पायर है जिसका नाम है ख्वारिज्मी एम्पायर। इस ख्वारिज्मी एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं।
अब जब ये इस एम्पायर को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जो कि सेंट्रल एशिया के अंदर बैठा है, ये यहाँ का एक प्रिंस होता है जो कि भागते हुए इंडिया की तरफ आता है और इल्तुतमिश से रिक्वेस्ट करता है कि भाई आप मेरे को अपनी शरण में ले लो, मुझे रेफ्यूज दे दो। इसका नाम है जलालुद्दीन मांगबरनी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं जो जलालुद्दीन है ये ख्वारिज़मी प्रिंस हैं। इनके एम्पायर को चंगेज खान ने डिस्ट्रॉय कर दिया, इसलिए इंडिया की तरफ आते हैं और इल्तुतमिश से रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई मुझे अपने कोर्ट में शेल्टर दे दीजिए। लेकिन इल्तुतमिश जो हैं वो बहुत अवेयर हैं इस टाइम पे कि भाई चंगेज खान की पावर बहुत ज़्यादा है, और अगर मैंने जलालुद्दीन को रेफ्यूज दे दिया तो चंगेज खान मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। As a result, students, he knows that I cannot confront directly with the Mongols. I am not that powerful, and that is why he respectfully turns away Jalaluddin and tells him, "Look, I cannot give you refuge." As a result, students, we see he is successful in saving the Delhi Sultanate from the destruction of Mongols. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं चंगेज खान का थ्रेट तो आया, लेकिन चंगेज खान इंडिया नहीं आए, इंडस नदी के ऊपर ही रुक गए। He stopped at the Indus River because at this time we see Iltutmish took a very wise political decision, and as a result we see that he turned away Jalaluddin, saving his empire from the Mongol threat. तो यहाँ पे अटैक नहीं हुआ है। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई इल्तुतमिश ने मेजरली क्या इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए। तो इन्होंने अपनी नोबिलिटी को कंसोलिडेट रखने के लिए, अपनी पोजीशन को सेफ रखने के लिए एक नोबिलिटी का ग्रुप बनाया जिसे हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ 40, और इसको कहते हैं तुर्कने चहलगनी। ये तुर्कने चहलगनी के अंदर स्टूडेंट्स इन्होंने किसको जगह दी? टर्किश नोबल्स को जगह दी, जो कि सुल्तान को सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प कर रहे हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इल्तुतमिश की रेन में टर्किश नोबिलिटी को सुपीरियर पोजीशन देने की वजह से इल्तुतमिश की पोजीशन तो कंसोलिडेट हो गई, लेकिन जब इल्तुतमिश की डेथ हो जाती है उसके बाद हम देखते हैं कि तुर्कने चहलगनी जो है उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और ये लोग जो हैं वर्चुअली किंग मेकर के नाम से जाने जाते हैं। यानी कि ये नोबिलिटी की पावर इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि ये लोग डिसाइड करते हैं कि कौन राजा बनेगा और किसको हटाया जाए। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं फाइनली हमारे पास दिल्ली सल्तनत की स्लेव डायनेस्टी में एक रूलर आएंगे जिनका नाम है बलबन, जो इस बात से बड़ा चिढ़ते हैं कि भाई इन सारे नोबल्स के पास इतनी पावर क्यों है, और इसीलिए इस ग्रुप को ये एलिमिनेट करेंगे। तो हमें जो याद रखने की बात है वो ये है कि ग्रुप ऑफ 40 तुर्कने चहलगनी किसने स्टार्ट किया था? इल्तुतमिश ने। क्यों किया था? अपनी पोजीशन को कंसोलिडेट करने के लिए, जिससे कि ये जो टर्किश नोबल्स हैं ये इनके साथ मिलके काम करें, ना कि इनके अगेंस्ट काम करें। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि और क्या एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए इल्तुतमिश ने। बेसिकली स्टूडेंट्स इन्होंने दो बेसिक कॉइन्स इंट्रोड्यूस किए सल्तनत में, जिसमें एक सिल्वर कॉइन है जिसे हम कहते हैं टंका, और एक कॉपर कॉइन है जिसे हम कहते हैं जित्तल। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम इल्तुतमिश की एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो ये अपनी नोबिलिटी को जो है पेमेंट करते थे इक्ताज में। इक्ता क्या होता है स्टूडेंट्स? इक्ता एक लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट होता है। बेसिकली हम कैश देने की जगह, कैश सैलरी देने की जगह जो भी नोबल होता था उसको एक पीस ऑफ लैंड दे देते थे, और उस पीस ऑफ लैंड को हम क्या कह रहे हैं? इक्ता कह रहे हैं। यहाँ पे जिसको ये इक्ता मिल रहा है वो बन गया इक्तादार, और उसकी ड्यूटी क्या है कि वो उस एरिया में से लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन करेगा, जिसका कुछ पार्ट उसकी सैलरी का पार्ट बन जाएगा। इसके अलावा स्टूडेंट्स इक्तादार को क्योंकि इतना बड़ा पीस ऑफ लैंड मिल रहा है तो उसको इन रिटर्न जो टर्किश रूलर है, जो स्लेव रूलर है, उसके लिए आर्मी की एक टुकड़ी भी मेंटेन करनी पड़ती थी। तो इक्ता क्या होता है स्टूडेंट्स? ये हम कैश सैलरी की जगह नोबिलिटी को एक पीस ऑफ लैंड दे रहे हैं। वहां पे उसकी ड्यूटीज क्या क्या हैं? वहां पे उसकी ड्यूटी है लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करना और सल्तनत के बिहाफ पे एक आर्मी की टुकड़ी मेंटेन करना। उसके अलावा इक्ता के अंदर वो लॉ एंड ऑर्डर भी इन्फोर्स करता था। नेचुरली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भाई अगर आपको लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करना है और आपके पास आर्म्ड कंटिजेंट है तो आपको लॉ एंड ऑर्डर को इन्फोर्स करना पड़ेगा। इस कॉन्टेक्स्ट में जो भी रेवेन्यू ये इक्ता से कलेक्ट कर रहे हैं उसी के अंदर से ये आर्मी के एक्सपेंसेस भी निकाल रहे हैं और खुद की सैलरी भी निकालते थे।
इल्तुतमिश के बाद स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इल्तुतमिश जो है अपनी डॉटर रजिया सुल्तान जो है उनको नेक्स्ट सक्सेसर की तरह नॉमिनेट करके जाते हैं। हाउएवर स्टूडेंट्स, शी इज अ वुमन एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हैविंग अ वुमन सक्सेसर, हैविंग अ वुमन रूलर वाज समथिंग व्हिच इज एक्सट्रीमली फ्राउंड अपॉन, एंड दैट इज व्हाई डिस्पाइट हर ऑब्वियस क्वालिटीज हम देखते हैं कि रजिया सुल्तान जो है वो बहुत ज्यादा समय के लिए रूल नहीं कर पाती हैं, उनको असैसिनेट कर दिया जाता है। रजिया सुल्तान के असैसिनेशन का जो मेन कारण है स्टूडेंट्स वो ये है कि तुर्कने चहलगनी की पावर को तोड़ने के लिए ये नॉन टर्किश नोबिलिटी बनाने की कोशिश करती हैं, और इसकी वजह से हम देखते हैं कि ये जो टर्किश नोबल्स हैं ये डिसाइड कर लेते हैं कि भाई इस रूलर को तो हम हटा के ही रहेंगे। तो रजिया सुल्तान की रेन बहुत छोटी सी है, कुछ इंपॉर्टेंट एज सच नहीं है, बट सिंस शी इज वन ऑफ द फीमेल रूलर्स इन द दिल्ली सल्तनत, सो हर नेम शुड बी इंपॉर्टेंट फॉर अस। Proceeding further students, the next ruler we have is Nasiruddin Mahmud. नसीरुद्दीन महमूद जो है स्टूडेंट्स, इनकी अगर हम बात करें तो ये एक इनएक्सपीरियंस्ड यंग रूलर थे, और टेक्निकली इनको गद्दी पे जिसने बिठाया है उस आदमी का नाम है बलबन। तो बलबन जो है वो नसीरुद्दीन महमूद को एक पपेट रूलर की तरह थ्रोन पे डालते हैं, और एक्चुअली में रूल वो खुद कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, बलबन ने रजिया की डेथ के बाद रियलाइज किया कि चहलगनी जो है उसकी पावर वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है, और वो एक्चुअली बहुत ज्यादा बढ़ रही थी। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं चहलगनी की पावर, जैसा कि मैंने आपको बताया, किंग मेकर की तरह हो गई थी, और वो डिसाइड कर रहे थे कि कौन रूलर बनेंगे कौन रूलर नहीं बनेंगे। एज अ रिजल्ट 1246 के अंदर हम देखते हैं उलुग खान, जिनका नाम बाद में बलबन हो जाता है, वो एक यंग इनएक्सपीरियंस्ड रूलर नसीरुद्दीन महमूद को, जो कि इल्तुतमिश के ग्रैंडसन हैं, उनको राजा बना देते हैं। और खुद राजा से जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है नाइब, जो कि एक तरह से डेप्यूटी रूलर की तरह रूल करता है, वो पोजीशन ले लेते हैं। अपनी खुद की पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए बलबन अपनी डॉटर की मैरिज भी नसीरुद्दीन से करा देते हैं। फिर हम देखते हैं स्टूडेंट्स 1265 में नसीरुद्दीन महमूद की डेथ हो जाती है। काफी क्रोनिकलर्स ये कहते हैं कि बलबन ने जो है नसीरुद्दीन को मार दिया था। अल्टीमेटली उनका फाइनल एम यही था दैट ही वांटेड टू एक्सीड टू द थ्रोन स्टूडेंट्स, एंड ही वाज सक्सेसफुल इन डूइंग सो। कॉन्सिक्वेंटली हमारे पास में अब नेक्स्ट किसकी रेन आएगी? नेक्स्ट हमारे पास में बलबन की रेन आती है। स्टूडेंट्स, जब बलबन पावर में आते हैं, उन्होंने काफी साल वेट किया रूलर बनने के लिए, और फाइनली जब वो पावर में आते हैं तो हम देखते हैं कि वो अपने पर्सनालिटी के अंदर भी बहुत चेंजेस करते हैं, और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन वाइज भी बहुत चेंजेस करते हैं, जिससे कि वो अपनी पावर को कंसोलिडेट करके रख सकें। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं वो एक ऑटोक्रेटिक मैनर में रूल करते हैं। ऑटोक्रेट वो होता है जो सिर्फ अपनी चलाता है, एक जने के हाथ में पूरी पावर कॉन्सेंट्रेटेड होती है, और इसका मतलब ये है कि ये जैसे ही पावर में आते हैं ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं चहलगनी जो है उसकी पावर को कंप्लीटली तोड़ूंगा। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स वी सी दैट ही वाज डिटरमाइंड टू ब्रेक द पावर ऑफ चहलगनी, एंड इन द एंड ही वाज इवन सक्सेसफुल इन डूइंग सो। तो जो टर्किश नोबल्स हैं जो अभी तक अपनी चला रहे थे, एक तरह से किंग मेकर्स बन चुके थे, उनकी पावर को इसने खत्म किया, और किसी भी नोबल को ज्यादा पावर अज्यूम करने का मौका ही नहीं दिया। उन्होंने अपनी खुद की थ्योरी ऑफ किंगशिप भी बनाई, और इसके तहत वो लोगों के ऊपर रूल किया करते थे। स्टूडेंट्स, अपने पावर को कंसोलिडेट करने के लिए इन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पाई सिस्टम भी बनाया, जिससे कि इनको कोई भी इंटरनल रिबेलियन और आउटसाइड थ्रेट दोनों के बारे में पता चल जाए। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अपनी पावर को और कंसोलिडेट करने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स के तहत इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट को रीऑर्गेनाइज किया, जिसका नाम इन्होंने रखा दीवाने अर्ज। तो दीवाने अर्ज जो डिपार्टमेंट है स्टूडेंट्स, वो किसने स्टार्ट किया है? वो बलबन ने स्टार्ट किया है। इसके अलावा स्टूडेंट्स लोगों के ऊपर अपनी एक तरह से लेजिटिमेसी मेंटेन करने के लिए, अपनी पावर शो करने के लिए उन्होंने बहुत ही मैग्निफिसेंट कोर्ट मेंटेन कर रखा था। इसके अलावा अगर उनकी पर्सनालिटी की स्टूडेंट्स हम बात करें तो बलबन ने अपने आप को एकदम एक रूलर के सांचे में ढाला है, जिससे कि कोई भी इंसान उनको नॉन सीरियस वे में ना ले। सो दैट इज वाई स्टूडेंट्स ही यूज्ड टू रिफ्यूज टू लाफ एंड जोक इन द कोर्ट, और उन्होंने वाइन ड्रिंकिंग जो है उसको भी गिव अप कर दिया था, और कभी भी नॉन सीरियस मूड में वो ना दिखें, इसकी वजह से उन्होंने ये स्ट्रेट अप मेजर्स लिए थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स लोगों को, स्पेशली नोबिलिटी को उनकी पोजीशन में रखने के लिए, उनको ज्यादा पावर ना अज्यूम करने के लिए उन्होंने 2 सेरेमनी स्टार्ट करी, जिसमें एक है सिजदा और दूसरी है पाइबोस। सिजदा क्या होता है स्टूडेंट्स? इसमें हम एक पैर नीचे रख के सुल्तान के सामने झुकते हैं, सो दैट दिखाया जा सके कि ही इज सुपीरियर एंड आई एम इंफीरियर टू हिम इन कंपैरिजन ऑफ पावर।
अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, पाइबोस की अगर हम बात करें तो पाइबोस का मतलब होता है किसिंग ऑफ द फीट ऑफ मोनार्क। ये जो दोनों ही सेरेमनीज हैं स्टूडेंट्स, इसके पीछे आइडियोलॉजी क्या है? बलबन सामने वाली नोबिलिटी को ये समझा देना चाहता है दैट आई एम द रूलर, आई एम द ऑटोक्रेट, और आप मेरे से नीचे लेवल के पोजिशन पे हैं। ऑलराइट, इसके साथ में स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बलबन का मंगोल्स के साथ में कैसे सामना हुआ। हमने देखा स्टूडेंट, सबसे पहले मंगोल थ्रेट जो है वो कहाँ पे आ रहा है? इल्तुतमिश की रेन में आ रहा है। लेकिन ये जो थ्रेट था इसको बहुत ही आसानी से टाल दिया गया था। जो चंगेज खान है वो सिर्फ इंडस रिवर तक आके रह गए, उन्होंने एक्चुअली में अटैक नहीं किया। सो इट वॉज जस्ट अ थ्रेट, इट वॉज नॉट एन अटैक. However, students, during the reign of Balban, you will see there will be an actual attack of the Mongols on the northwestern frontier. सो बेसिकली यहाँ पे स्टोरी क्या है? चंगेज खान जो है इनकी डेथ हो जाती है 1227 के अंदर। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1240 तक जो मंगोल्स हैं वो रिवर इंडस के आगे कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं करते हैं, तो वो इंडिया की तरफ आने में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट इसलिए नहीं होता स्टूडेंट्स क्योंकि वो इराक और सीरिया पे डोमिनेंस जमाने में ज्यादा प्री ऑक्यूपाइड है, और इसी वजह से उनका इंडिया की तरफ कोई इंटरेस्ट नहीं बन रहा है। लेकिन 1241 के अंदर हम पहली बार देखते हैं कि एक मंगोल कमांडर हैं जिनका नाम है तायर बहादुर, जो कि लाहौर की तरफ पहुंच जाते हैं और लाहौर को सैक करके ऑलमोस्ट पूरे टाउन को डीपॉपुलेट कर देते हैं। तो पहला अटैक कब हो रहा है स्टूडेंट्स? 1241 में हो रहा है। इससे पहले क्यों नहीं हो रहे थे? क्योंकि मंगोल्स को इंटरेस्ट नहीं था, वो इराक और सीरिया के अंदर अपनी पावर कंसोलिडेट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 1241 में हम देखते हैं पहली बार एक मंगोल गवर्नर है जो कि तायर बहादुर है, और वो लाहौर के ऊपर अटैक करेगा। स्टूडेंट्स, लाहौर कैप्चर करने के बाद तायर बहादुर आगे बढ़ते हैं और फिर वो मुल्तान को भी कैप्चर कर लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं जैसे ही बलबन को ये बात पता चलती है वो बहुत ही ज्यादा अलर्ट हो जाते हैं, और एज अ रिजल्ट वो दोनों पॉलिसीज लगाते हैं। वो लगाते हैं फोर्स प्लस डिप्लोमेसी। इनकी जो पॉलिसी है उसका डुअल एस्पेक्ट है, एक तरफ फोर्स भी यूज करनी है और एक तरफ डिप्लोमेसी भी यूज करनी है, क्योंकि हम जानते हैं मंगोल्स एक बहुत ही स्ट्रांग पावर है, इनसे हेड स्ट्रांग फाइट नहीं किया जा सकता था। इसलिए बलबन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉलिसी अपनी बनाते हैं कि भाई मुझे फोर्स जहां जरूरत है वहां यूज करनी है, और मेजरली मैं क्या करूंगा? डिप्लोमेटिक रिलेशंस के थ्रू इस सिचुएशन को टालने की कोशिश करूंगा। फोर्स के थ्रू स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वो मुल्तान जो है उसको रिकवर करने में सक्सेसफुल हो जाते हैं, लेकिन बाकी का जो एरिया है वो हेवी मंगोल प्रेशर के अंडर रहता है। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वो क्या करते हैं? तबरहिंद, तबरहिंद स्टूडेंट्स इज द नेम ऑफ प्रेजेंट डे भटिंडा। प्रेजेंट डे भटिंडा को तबरहिंद बोलते हैं। तो यहाँ पे फोर्ट है और उसके अलावा हमारे पास सुनाम और समान, ये जो तीन जगह हैं यहाँ के फोर्ट्स को रिपेयर कराते हैं बलबन। तो फोर्ट्स के तहत उन्होंने क्या किया है? एक तो मुल्तान को रिकैप्चर कर लिया, उसके अलावा तबरहिंद, सुनाम और समान यहाँ के जो फोर्ट्स हैं इनको दोबारा से रिपेयर करवाएंगे और स्ट्रॉन्ग फोर्ट्स बनवाएंगे, जिससे कि इनको एक बाउंड्री लाइन बनाया जा सके बिटवीन द मंगोल्स एंड ऑन दिस साइड टुवर्ड्स द दिल्ली सल्तनत। ये जो तीन फोर्ट्स बने थे स्टूडेंट्स, इनकी वजह से हम देखते हैं बाउंड्री बन जाती है और मंगोल्स जो है वो बियास नदी के आगे नहीं आ पाते। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि वो खुद जो है ऑल टाइम मंगोल थ्रेट के बाद पूरे टाइम वो दिल्ली में रहते हैं और इधर उधर कोई और डिस्टेंस एक्सपीडिशन के लिए नहीं जाते, जिससे कि अगर बाय चांस मंगोल्स उस बाउंड्री को पार करके आगे आ जाएं तो वो उस थ्रेट को अप्रोच कर पाए, उस थ्रेट को कंट्रोल कर पाए। तो डिप्लोमेसी के तहत हमने फोर्स के तहत हमने क्या क्या किया स्टूडेंट्स? हमने मुल्तान कैप्चर कर लिया वापस से, तबरहिंद, सुनाम और समान के फोर्ट्स को रिपेयर कराया एक बाउंड्री लाइन की तरह, जिससे कि मंगोल्स बियास नदी ना क्रॉस कर पाए। और तीसरी चीज जो है, बलबन पूरे टाइम दिल्ली में बैठते हैं, कहीं और नहीं जाते, जिससे कि अगर बाय चांस मंगोल्स नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से इंडिया एंटर कर जाएं तो वो उनको फेस कर सके। दूसरा पार्ट हमारे जो पॉलिसी हमने बनाई है मंगोल्स के लिए, उसका दूसरा पार्ट क्या है? डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी के तहत वो क्या करते हैं? मंगोल किंग जो है हलाकू, ही इज द मंगोल किंग ऑफ ईरान स्टूडेंट्स, इनके यहाँ पे डिप्लोमेटिक मिशंस भेजते हैं। इसके तहत वो उनको भारी गिफ्ट्स भेजते हैं और कोशिश करते हैं कि वो उनके साथ में एक फ्रेंडली रिलेशन मेंटेन कर सकें। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मंगोल्स जो हैं उनके साथ में इनके अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशंस इस्टेब्लिश हो जाते हैं।
इसके अलावा स्टूडेंट्स डिप्लोमेसी के तहत वो क्या करते हैं, मेजर पोर्शन ऑफ पंजाब जिसको मंगोल्स कैप्चर कर चुके हैं उस पे कुछ भी नहीं करते, उसके ऊपर कोई भी रिएक्शन नहीं देते। तो डिप्लोमेसी के तहत एक तो इन्होंने आंख बंद कर ली, पंजाब में जो हो रहा है होने दो। उसके अलावा हलाकू को डिप्लोमेटिक रिलेशंस इन्होंने मिशंस भेजे हैं सो दैट देयर कैन बी फ्रेंडली टाइज बिटवीन द टू। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स मंगोल्स जो हैं वो क्या करते हैं, पंजाब वाला पार्ट वो कैप्चर कर चुके हैं और उसके आगे ड्यू टू दीज डिप्लोमेटिक रिलेशंस दे डू नॉट मेक एनी अटैक ऑन दिल्ली। एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स बलबन's strong dual policy of force and diplomacy pays off and the Mongol threat is evaded altogether at least during his reign। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स जो है बलबन के साथ में हम देखते हैं कि स्लेव डायनेस्टी जो है उसकी पावर खत्म हो जाती है। बलबन हमारे यहाँ पे लास्ट मेजर रूलर हैं स्लेव डायनेस्टी के, जो दिल्ली सल्तनत की पहली डायनेस्टी है। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हमारे पास में एक इंसान है जिनका नाम है जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी जो है वो स्लेव डायनेस्टी को खत्म करेंगे और अपनी खुद की डायनेस्टी स्टार्ट करेंगे जिसे हम कहते हैं खिलजीज। तो नेक्स्ट नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट जलालुद्दीन खिलजी। Now, students, when Jalaluddin Khilji came to power, he first of all decided to mitigate the harsh aspects of Balban's rule. हमने देखा कि बलबन जब पावर में आए तो उन्होंने नोबिलिटी की पावर को एक्सट्रीमली कर्व कर दिया था। उन्होंने तुर्कन चहलगनी जो है स्टूडेंट्स उसको कम्प्लीटली डिमिनिश कर दिया था और सिजदा और पाइबोस जैसी जो प्रैक्टिसेस थी, सेरेमनीज थी, उनके ऊपर फोर्स किया जिससे कि वो नोबिलिटी और खुद के अंदर एक क्लियर कट पावर डिफरेंस दिखा सके। तो यहाँ पे जलालुद्दीन जब पावर में आते हैं तो वो इन चीजों को खत्म करने की कोशिश करते हैं। ऑन दी अदर हैंड वो क्या करते हैं, वो नोबिलिटी की गुडविल जो है उसको अचीव करने की कोशिश करते हैं और ओवरऑल एक टॉलरेंस की पॉलिसी रखते हैं। किसी भी तरह के हार्श पनिशमेंट्स नहीं देते हैं जलालुद्दीन खिलजी। इनफैक्ट आप देखेंगे स्टूडेंट्स जो लोग उनके अगेंस्ट रिवोल्ट भी कर देते थे उनको भी वो डेथ सेंटेंस नहीं देते थे। एंड इन दैट सेंस वो क्या कर रहे थे, वो लोगों का जो गुड साइड है उसको अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। हाउएवर स्टूडेंट्स विल सी कि जलालुद्दीन की रेंज जो है वो बहुत शॉर्ट लिव्ड है और उनके बाद में उनके जो सन इन लॉ हैं वो पावर में आएंगे और वो दोबारा से बलबन जैसा ही रूल रिवाइव करेंगे एंड हिज नेम इज गोइंग टू बी अलाउद्दीन खिलजी। तो हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी सारी पॉलिसीज रिवर्स कर देंगे जलालुद्दीन खिलजी की एंड ही इज गोइंग टू अवॉर्ड ड्रास्टिक पनिशमेंट्स टू ऑल दोज पीपल हु डेयर्ड अपोज हिम। तो जलालुद्दीन के रेंज में आज सच कुछ नहीं है, बस इन्होंने थोड़ा सा कंफर्टेबल कन्वीनियंट एनवायरनमेंट बनाने की कोशिश करी थी। हाउएवर वो सब वेस्ट किया बिकॉज व्हेन वी सी अलाउद्दीन कमिंग टू पावर ही इज गोइंग टू चेंज ऑल दोज पॉलिसीज ऑल टुगेदर। Now, students, Jalaluddin is murdered by his son-in-law, that is Alauddin Khilji, who then becomes the next sultan of the Delhi Sultanate and of the Khilji dynasty. Now when we talk about अलाउद्दीन खिलजी स्टूडेंट्स, ये जो हैं ऑलरेडी जलालुद्दीन के रेन के अंदर मास्टर ऑफ सेरेमनीज जिसको हम बोलते हैं अमीर तुजुक की तरह काम कर रहे थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स इन्होंने मिनिस्टर ऑफ वॉर जिसको हम अरीज मुमलिक बोलते हैं एज अ लीडर, एज अ मिनिस्टर ऑफ वॉर भी इन्होंने काम किया है। हमने देखा था स्टूडेंट्स दीवाने अरीज जो डिपार्टमेंट है, दीवाने अरीज ये जो डिपार्टमेंट है ये किसने स्टार्ट किया था, ये मिलिट्री डिपार्टमेंट था जिसको हम देखते हैं कि भाई ये बलबन ने स्टार्ट किया था। इसमें स्टूडेंट्स जो दीवाने अरीज को हेड करते हैं उसको हम कहते हैं अरीज मुमलिक। तो जो हमारा आर्मी का मिलिट्री का डिपार्टमेंट है उसको जो हेड करते हैं वो अरीज मुमलिक होते हैं और जलालुद्दीन के रेन में अरीज मुमलिक कौन थे, अलाउद्दीन खिलजी थे। फिर हम देखते हैं कि ये अपने फादर इन लॉ जलालुद्दीन खिलजी का मर्डर कर देते हैं और उसके बाद खुद सुल्तान बन जाते हैं। बलबन की बहुत सारी पॉलिसीज को ये रिवाइव करेंगे और बोला जाता है कि भाई इनकी जो गवर्नेंस थी वो काफी ज्यादा रूथलेस थी। इसी के साथ स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन्होंने अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज के तहत क्या क्या किया। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स इन्होंने अटैक किया नोबिलिटी के ऊपर और नोबिलिटी के अलावा इन्होंने उलेमा के ऊपर अटैक किया। उलेमा क्या होते हैं स्टूडेंट्स, उलेमा आर दी थियोलॉजियंस, दीज आर दी थियोलॉजियंस हु आर given the duty, who are given the duty to interpret the Islamic law। और इस्लामिक लॉ को अपन क्या कहते हैं, इसको अपन कहते हैं शरिया। तो शरिया को जो इंटरप्रेट करते थे, इस्लामिक लॉ को जो इंटरप्रेट करते थे, उन थियोलॉजियंस को, उन रिलीजियस लीडर्स को बोला जाता था उलेमा।
उलेमा के अलावा हमारे पास है नोबिलिटी। तो ये नोबिलिटी और उलेमा जो हैं, ये बहुत ज़्यादा कंसिडरेबल इन्फ्लुएंस एक्सरसाइज किया करते थे किसी भी रूलिंग डायनेस्टी के अंदर। अलाउद्दीन जब पावर में आते हैं तो वो डिसाइड करते हैं कि मैं इन दोनों को मेरे काम में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करने दूंगा, एंड एज अ रिजल्ट इनकी जो पावर है उसको कर्ब कर देते हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, जो नोबल फैमिलीज हैं उनको वो कमांड करते हैं कि जो भी नोबल फैमिलीज लंबे समय से फ्री लैंड, टैक्स फ्री लैंड का सपोर्ट एंजॉय कर रही थी, उनको अब अपनी होल्डिंग्स के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। ये मेजर उन्होंने इसलिए लिया जिससे कि वो बहुत ज्यादा वेल्दी फैमिलीज जो है उनकी एक्सेस वेल्थ को कम कर सकें, उसको कर्ब कर सकें। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इन्होंने दोबारा से स्पाई सिस्टम को रीऑर्गेनाइज किया जिससे कि इंटरनल और एक्सटर्नल थ्रेट्स जो हैं उनको ये इफेक्टिवली हैंडल कर सकें। इसके अलावा हम देखते हैं स्टूडेंट्स, नोबिलिटी की पार्टीज को, नोबिलिटी की सोशल गैदरिंग्स को कर्व करने के लिए ये क्या करते हैं, ऑर्डर करते हैं कि कोई भी सोशल गैदरिंग या कोई भी नोबल फैमिलीज के अंदर अगर इंटर मैरिज हो रही है तो वो मेरी परमिशन के बिना नहीं हो सकती। क्योंकि अगर दो बड़ी नोबल फैमिलीज आपस में मैट्रिमोनियल अलायंसेस के थ्रू जुड़ जाती हैं तो उनकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है और वो रूलिंग डायनेस्टी को भी चैलेंज कर सकते हैं। तो अपनी पावर को कॉन्सेंट्रेट और कंसोलिडेट करने के लिए क्या कर रहे हैं, ये नोबल फैमिलीज को कंट्रोल कर रहे हैं, उनकी गैदरिंग्स और उनकी मीटिंग्स को कंट्रोल कर रहे हैं। उसके अलावा स्टूडेंट्स, हम देखते हैं कि अलाउद्दीन जो है अपनी रेन में लिकर और इंटॉक्सिकेंट्स को भी प्रोहिबिट कर देते हैं। तो ये कुछ मेजर्स इन्होंने लिए। इसके अलावा स्टूडेंट्स, जो सबसे इंपॉर्टेंट मेजर अलाउद्दीन खिलजी लेते हैं जो उनके साथ एसोसिएटेड है, दीज आर दी मार्केट रेगुलेशंस ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। बेसिकली स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था, रोजमर्रा का जो सामान होता है जैसे कि अपने कपड़े हो गए, कपड़े के अलावा हमारा खाने का सामान हो गया, ग्रेन्स जो हो गए, उनकी बेसिक प्राइसेस को कंट्रोल कर दिया था कि भाई ये इतने ही रुपए का रहेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अलाउद्दीन जो है ये क्यों कर रहे हैं मार्केट रिफॉर्म्स। मार्केट रिफॉर्म स्टूडेंट्स ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अलाउद्दीन ने अपनी रेन में बहुत ज्यादा एक्सपेंशन किया है। एक्सपेंशन के तहत इन्होंने राजपूत किंगडम्स को कॉन्कर किया। उसके अलावा पहले ये दिल्ली सल्तनत के रूलर रहे जो डेक्कन और साउथ इंडिया के अंदर एक्सपीडिशंस कर रहे हैं। अब इतने लंबे चौड़े कैंपेन्स अगर आपको करने हैं तो उसके लिए आपको आर्मी मेंटेन करनी पड़ेगी, आर्मी को बहुत ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी। अगर आपको इतनी ज्यादा सैलरी देनी पड़ेगी तो उस कॉन्टेक्स्ट में आपकी सेंट्रल ट्रेजरी जो है वो भरी रहनी चाहिए। क्योंकि ये अपनी आर्मी को बहुत ज्यादा सैलरी नहीं देना चाहते थे, इस वजह से इन्होंने क्या किया, आर्मी की सैलरी ना बढ़ा के रोजमर्रा के सामान की प्राइसेस को कम कर दिया। तो इस वजह से कोई भी इंटरनल रिबेलियन नहीं होगा। तो ये इनका बहुत ही शार्प, बहुत ही इंटेलिजेंट रिफॉर्म था स्टूडेंट्स, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि इनकी रेन के अंदर इंटरनल रिबेलियन से इनने खुद को बचा लिया। तो यहां पर, सिंस ही वांटेड टू मेंटेन अ लार्ज आर्मी, व्हाट डिड ही डू, ही लोअर्ड एंड फिक्स्ड द प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज ऑफ डेली यूज। देखते हैं स्टूडेंट्स कौन सी कमोडिटीज थी जिनके प्राइसेस को इन्होंने कम कर दिया। यहां पर इन्होंने ग्रेन मार्केट, हमारे पास में जो ग्रेन्स है उस मार्केट को इन्होंने कंट्रोल किया, उसकी प्राइसेस को रेगुलेट कर दिया। उसके अलावा जो कपड़े का मार्केट है जिसको हम कहते हैं सराई अदल, उसको इन्होंने रेगुलेट किया कि भाई कपड़े का जो प्राइस है इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा तीसरा मार्केट जिसको इन्होंने कंट्रोल किया, दैट इंक्लूडेड द मार्केट ऑफ हॉर्सेस, स्लेव्स एंड कैटल्स। तो हमने किन तीन चीजों के ऊपर कंट्रोल किया है, फूड प्राइसेस, अपार्ट फ्रॉम दैट क्लॉथ प्राइस, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द प्राइसेस ऑफ हॉर्स, स्लेव एंड कैटल। Why are we doing this? Because we want to maintain a large army for further expeditions, and since we do not pay a lot of salary to these soldiers, as a result, instead of increasing their salary, we are lowering the prices of daily commodities. नाउ हियर स्टूडेंट्स, अगर हम ये कर रहे हैं, मान लीजिए कि मैं सुल्तान हूं और मैंने ये डिक्लेयर कर दिया कि भाई जो ग्रेन्स हैं इनका 2 रुपए, लेट्स से 2 रुपए किलो चावल मिलेंगे, एग्जाम्पल ले रहे हैं हम। अब क्या होता है, हम जानते हैं कि रियल वर्ल्ड में क्या होता है, बहुत करप्शन होता है। तो हमने सरकार से 2 रुपए में चावल खरीद लिया और मार्केट में 10 रुपए में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे इस चीज को डील करने के लिए अलाउद्दीन ने जो इम्प्लीमेंटेशन है उसको भी बहुत स्ट्रांगली करवाया। कैसे, इन्होंने क्या किया, इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड सुपरिटेंडेंट की पोजीशन बनाई जिसका नाम था शहनाई मंडी। शहनाई मंडी जो था वो इंटेलिजेंस ऑफिसर था जो चेक रख रहा था कि जो प्राइसेस सरकार ने अलाउ करी है, खिलजीज ने अलाउद्दीन खिलजी ने अलाउ करी है कि भाई इतने ही रुपए के ऊपर इतनी चीज बिकनी चाहिए, वो मेंटेन होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। सो हु इज अ स्पेशलाइज्ड ऑफिसर हियर स्टूडेंट्स, इट इज शहनाई मंडी।
अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स वी सी, ये जो शहनाई मंडी है ये क्या करता था, डेली रिपोर्ट्स देता था अलाउद्दीन खिलजी को कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी ने दो और ऑफिसर्स लगाए, जिसमें कि हमारे पास है एक बरीद जो कि इंटेलिजेंस ऑफिसर्स हैं, और उसके अलावा हमारे पास है मुनियाज जो कि सीक्रेट स्पाइज हैं। और इनका काम भी सिमिलर था कि ये मार्केट में जो काम चल रहा है उसके ऊपर बहुत ही कड़ी निगाह रखते थे कि भाई किसी भी तरह का करप्शन नहीं होना चाहिए, और जो कमोडिटीज की प्राइस अलाउद्दीन खिलजी ने सेट करी हैं वही की वही मार्केट के अंदर रहनी चाहिए। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि हॉर्स मार्केट में अगर लो प्राइस है तो वो ये इंश्योर करती थी कि हमारे पास में मीडिएटर्स जो हैं, इंटरमीडियरीज जो हैं, जैसे कि डीलर्स और ब्रोकर्स जो हो गए, हॉर्स डीलर्स और ब्रोकर्स जो हैं, उनकी नीड खत्म हो जाए। तो बेसिकली अपन ने क्या किया है, हॉर्स का प्राइस रेगुलेट कर दिया है, अच्छे घोड़े हम मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिना किसी इंटरमीडियरी के, और इसकी वजह से इंटरमीडियरी अगर हट जाएंगे तो नेचुरली कॉस्ट जो है वो कट हो जाएगी। तो ये एक और मेजर था जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं आर्मी के अंदर इन्होंने दो प्रैक्टिसेस इंट्रोड्यूस करी, जिसका नाम है दाग और चेहरा। चेहरा की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो आर्मी में डिजर्शन कंट्रोल करने के लिए कि भाई सोल्जर जो है इधर उधर भाग ना जाए, और उसके अलावा स्पाइस गलती से इनकी आर्मी ना एंटर कर ले, इसके लिए इन्होंने चेहरा सिस्टम लागू किया। चेहरा वाज बेसिकली एन आइडेंटिटी कार्ड फॉर एवरी सोल्जर। बेसिकली इसके अंदर एक सोल्जर की बेसिक फेशियल फीचर्स और फिजिकल फीचर्स जो हैं उनको रिकॉर्ड करके रखा जाता था, और ये हमें हेल्प करता है कि इस चीज में कि कोई सोल्जर डिजर्ट ना कर दे, और उसके अलावा कोई स्पाइस जो है वो गलती से आर्मी ना एंटर कर ले। दूसरा मेजर जो हमने अपनी आर्मी को अपलिफ्ट अपस्केल करने के लिए किया है वो था इंट्रोडक्शन ऑफ दाग। दाग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस कर रहे हैं। ब्रांडिंग माने टैग करके रखते थे हम हॉर्सेस को उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग। ये चीज जो है स्टूडेंट्स, ये हमें हेल्प करती थी कि भाई हमारी जो आर्मी है उसमें खराब क्वालिटी के हॉर्सेस ना आ जाए। तो हम ऑलरेडी टैग करके रखते थे कि ये सुपीरियर क्वालिटी का है, मिडिल क्वालिटी का है, उस हिसाब से हम देखते थे कि भाई हॉर्स पे प्राइस लगती थी, और अच्छे क्वालिटी के हॉर्सेस ही आर्मी एंटर करती थी। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी, जैसा कि मैंने आपको बताया, अपनी रेन के अंदर बहुत ज्यादा एक्सपेंशन कर रहे हैं। इस कॉन्टेक्स्ट में स्टूडेंट्स अगर हम एक्सपेंशन की बात करें तो अलाउद्दीन जो अपना सबसे बड़ा कैंपेन करते हैं पावर में आने के बाद, वो होता है उनका गुजरात का कैंपेन, गुजरात का एक्सपेडिशन। यहाँ पर अपना टेरिटोरियल कॉन्क्वेस्ट जो है वो गुजरात के साथ शुरू करते हैं, जहां पे हम देखते हैं अलाउद्दीन के दो जनरल उलुग खान और नुसरत खान जो हैं वो गुजरात पे जाके अटैक करते हैं। इस टाइम पे स्टूडेंट्स गुजरात में जो रूलर बैठे हैं उनका नाम है रायकरण। रायकरण के ऊपर जैसे ही अटैक होता है वो गुजरात से फ्ली कर जाते हैं, एंड एज अ रिजल्ट हम देखते हैं अलाउद्दीन की जो आर्मी है वो सोमनाथ टेम्पल को डिस्ट्रॉय भी करती है और उसको रेड करके आती है। इसके तहत अलाउद्दीन की आर्मी जो है वो बहुत अमीर हो जाती है, उनको बहुत सारा पैसा मिलता है सोमनाथ टेम्पल को लूट के। यहाँ पे स्टूडेंट्स जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है, अलाउद्दीन खिलजी के बेस्ट फ्रेंड मलिक काफूर जो है उनको एज अ स्लेव कैप्चर किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ द गुजरात एक्सपेडिशन। तो फर्स्ट अटैक कहाँ हुआ, उसके तहत सोमनाथ कैप्चर हुआ, और मलिक काफूर जो है उनको कैप्चर कर लिया गया गुजरात कैंपेन के द्वारा। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अलाउद्दीन फर्दर आगे बढ़ते हैं और राजपूत किंगडम्स को ऑक्यूपाई करना शुरू करते हैं। दो मेजर सीज होती हैं इनके अंडर, एक रणथंबोर की और दूसरी चित्तौड़ की। सबसे पहले ये अटैक करते हैं रणथंबोर के ऊपर, जिसको राजस्थान की स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्ट माना जाता था। हाउएवर स्टूडेंट्स, अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर की फोर्ट को गिराने में सक्सेसफुल रहते हैं और रणथंबोर की सीज हो जाती है। रणथंबोर के अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जो दूसरा राजपूत किंगडम ये ऑक्यूपाई करते हैं वो होता है चित्तौड़ का। चित्तौड़ के अंदर हम देखते हैं स्टूडेंट्स 1303 में ये अटैक करते हैं। चित्तौड़ को जो है गिराने के बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसको ये रीनेम करते हैं एज खिजराबाद, और ये जो नाम है ये अपने बेटे के नाम के ऊपर रखते हैं, खिजर खान, जिसको ये चित्तौड़ का कुछ समय के लिए गवर्नर भी बना देते हैं। चित्तौड़ और रणथंबोर को कैप्चर करने के बाद स्टूडेंट्स अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो मालवा की तरफ जाते हैं। मालवा में स्टूडेंट्स आप देखेंगे, मालवा का जो एरिया है इसको बहुत ही एक तरह से स्ट्रेटेजिक लोकेशन माना जाता है। ये एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो हमारे नॉर्थ और सेंट्रल पार्ट्स को वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स को यूनाइट कर रही है। तो एक मिड का रास्ता है, ज्योग्राफिकली स्ट्रेटेजिक है, इसलिए मालवा को कैप्चर करके अपने किंगडम में अनेक्स कर लेते हैं अलाउद्दीन खिलजी। इसकी वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं वन बाय वन गुजरात
रणथंबोर, चित्तौड़ और मालवा, इन सबको कैप्चर करने के बाद 1311 आते आते हम देख रहे हैं कि अलाउद्दीन जो है नॉर्थ इंडिया के ऑलमोस्ट मास्टर बन जाते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स चित्तौड़ की अगर स्पेसिफिकली बात करी जाए तो इसके साथ में एक स्टोरी एसोसिएटेड है पद्मावत वाली, कि भाई वहां पे एक प्रिंसेस, वहां पे रानी थी जो चित्तौड़ की, उनको देखकर अलाउद्दीन खिलजी जो है वहां पर चले गए एटसेट्रा। हाउएवर अगर हम एकेडमिक साइड से देखें, अगर हम हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से देखें, तो चित्तौड़ जो है स्टूडेंट्स उसको एक स्ट्रेटेजिक एरिया माना जाता था, जो कि दिल्ली और चित्तौड़ जो है वो हमारे को मालवा के बहुत पास लगता था। ठीक है, चित्तौड़ मालवा के पास में लगता था। इट वॉज अ मिड पॉइंट बिटवीन अजमेर एंड मालवा। इस वजह से स्ट्रेटेजिकली अलाउद्दीन खिलजी ने, हम कहते हैं कि पॉलिटिकल अर्जेंसी, पॉलिटिकल मेजर्स की वजह से इन्होंने चित्तौड़ पर अटैक किया है, ना कि जो हमारे पास में एक फोक टेल है कि भाई पद्मावती की वजह से इन्होंने अटैक किया था। ओके स्टूडेंट्स, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अलाउद्दीन की रेन में मंगोल्स के साथ में क्या हमारा एनकाउंटर हुआ। सो बेसिकली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अभी तक में मंगोल्स की अगर बात करी जाए तो सबसे पहले मंगोल थ्रेट कब आया था? स्लेव रूलर इल्तुतमिश की रेन में। स्लेव रूलर इल्तुतमिश की रेन के बाद में हम देखते हैं, लेकिन इल्तुतमिश की रेन में अटैक नहीं हुआ था। चंगेज खान इंडस नदी तक आए और वापस चले गए। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं नेक्स्ट एक्चुअल अटैक कब होता है? बलबन की रेन में, नॉर्थ वेस्ट एरिया के अंदर हो जाता है अटैक। ठीक है, तो बलबन जो है फोर्स और डिप्लोमेसी यूज करते हैं, पंजाब का बहुत सारा एरिया कैप्चर हो जाता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करते हैं। इंस्टेड वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस मेंटेन करते हैं मंगोल किंग ऑफ ईरान हलाकू के साथ, और उसके रिटर्न में वो जो है दिल्ली पर अटैक नहीं करते। लेकिन स्टूडेंट्स हम देखते हैं अलाउद्दीन की रेन आते आते मंगोल्स जो हैं वो प्रॉपरली नॉर्थ इंडिया को इन्वेड करने आएंगे, प्रॉपर अटेम्प्ट बनाएंगे टू कॉन्कर इंडिया। बेसिकली स्टूडेंट्स इस टाइम तक क्या होता है, मंगोल्स के अंदर इंटरनल रिबेलियन हो जाता है और वो दो लाइंस में टूट जाते हैं। तो ये दो लाइंस में टूट गए, जिसमें से एक लाइन है आपकी ईरान वाली। उसके अलावा दूसरी जो लाइन है स्टूडेंट्स, उनको हम कहते हैं चगतई मंगोल्स। इनको हम कहते हैं चगतई मंगोल्स। अब यहाँ पे पावरफुल ज्यादा कौन से हैं? ईरानियन मंगोल्स हैं। तो ईरान में जो मंगोल्स बैठे हैं वो ज्यादा पावरफुल हैं, और चगतई मंगोल्स को ये एक्सपैंड नहीं करने देते सेंट्रल एशिया के अंदर। इस वजह से ये जो चगतई मंगोल्स हैं ये क्या करते हैं, ये प्लान बनाते हैं कि हम क्या करेंगे, हम इंडिया को इन्वेड करेंगे। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ये चगतई मंगोल्स जो कि ट्रांस ऑक्सियाना के रीजन में बैठे हैं, ये एक रूलर दावा खान के अंडर अटेम्प्ट बनाते हैं कि भाई हम इंडिया को कॉन्कर करेंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कारण क्या है, ये लोग जो हैं हमारे ईरान के मंगोल रूलर्स जो हैं उनके ऊपर अटैक नहीं कर पा रहे, उनसे पावर कंसोलिडेट नहीं कर पा रहे, उस एरिया के अंदर एक्सपैंड नहीं कर पा रहे, एंड एज अ रिजल्ट दीज पीपल आर गोइंग टू इन्वेड इंडिया. As a result, students, you will see that not once, not twice, but multiple times these Mongols came and attacked during the reign of Alauddin Khilji. सबसे पहले स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1297 के अंदर ये काफी सीरीज ऑफ कैंपेन्स करते हैं अगेंस्ट द फोर्ट्स विच वर डिफेंडिंग दिल्ली। ये फोर्ट्स कौन से हैं स्टूडेंट्स? तबरहिंद, समान, सुनाम, ये वाले जो एरियाज थे इनको हमने एक बॉर्डर लाइन बनाया था। इस एरिया को बनाया था किसने? बलबन ने बनाया था। तो पहले तो इनको तोड़ के अंदर आना है। ठीक है, तो पहले ये क्या करते हैं, धीरे धीरे अपना रास्ता बनाने लगते हैं कि भाई हमारे को दिल्ली की तरफ पहुंचना है। उसके अलावा फिर हम देखते हैं कि 1299 के अंदर क्या होता है, एक मंगोल फोर्स आती है दावा खान के बेटे के अंडर, जिनका नाम है कुतलुक ख्वाजा। ये आते हैं और दिल्ली को कॉन्कर कर लेते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स ये फर्स्ट सीरियस इन्वेजन माना जाता है मंगोल्स का टू इस्टेब्लिश देयर रूल ओवर दिल्ली। तो ये दिल्ली जो है एक बार को उसको सीज कर लेते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी जो है कुतलुक ख्वाजा और उनकी जो मंगोल फोर्स है उसको दिल्ली के बाहर फेस करते हैं। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं इस बार क्या होता है, मंगोल्स जो हैं वो विड्रॉ कर लेते हैं विदाउट रिस्किंग अ फुल स्केल बैटल। तो पहले तो एक अटैक हो गया, उस एक अटैक के अंदर हम देख रहे हैं भाई नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर से धीरे धीरे इन रोड्स बना रहे हैं मंगोल्स इंडिया की तरफ। दूसरे वाले में दिल्ली को सीज कर लिया कुतलुक ख्वाजा के अंडर, लेकिन विड्रॉ कर लिया। फिर उसके बाद में हम देखते हैं 1303 के अंदर मंगोल्स फिर से वापस आते हैं, अब की बार दावा खान के अंडर। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स अब की बार अलाउद्दीन खिलजी जो हैं वो इस टाइम पे चित्तौड़ के अगेंस्ट कैंपेन कर रहे थे।
जैसे ही उन्हें पता चलता है कि भाई मंगोल्स ने अटैक कर दिया है, वो फटाफट से भाग के दिल्ली के पास आते हैं। और दिल्ली के पास इन्होंने अपनी एक नई फोर्टिफाइड कैपिटल बनाई होती है जिसका नाम है सीरी। तो बेसिकली दिल्ली स्टूडेंट्स इज अ क्लस्टर ऑफ 7 मिडिवल सिटीज। इन 7 मिडिवल सिटीज के अंदर एक सिटी जो है स्टैब्लिश करी थी किसने, अलाउद्दीन खिलजी ने, जिसको हम कहते हैं सीरी, जहां पे इनका सीरी फोर्ट भी है। तो यहां पर इन्होंने डिसाइड किया कि मैं मंगोल्स को फेस करूंगा। इस टाइम भी स्टूडेंट्स आप देखेंगे मंगोल्स फिर से रिट्रीट कर लेते हैं कुछ भी अचीव किए बिना। फिर क्या होता है, 3 साल बाद ही 1306 में दावा खान जो है उनकी डेथ हो जाती है। और उनकी डेथ के बाद में चगतई लाइन जो है, हमारी चगतई मंगोल्स की ट्रांस ऑक्सियाना वाली जो लाइन है, उसमें कंफ्यूजन और सिविल वॉर्स हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट मंगोल्स जो है दे नाउ सीज टू बी अ थ्रेट टू इंडिया। और कब तक ये थ्रेट नहीं रहेगा, जब तक हम देखते हैं कि भाई तैमूर्स जो हैं वो यूनिफाई होके मंगोल्स के अंडर, तैमूर के अंडर मंगोल्स दोबारा यूनिफाई होंगे और फिर वो आके इंडिया पर इन्वेजन करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि भाई अलाउद्दीन जो है उन्होंने बहुत ही फियर्सली टैकल किया मंगोल्स को। और ये जो जीत है ये हमें बता रही है कि अब हम मंगोल्स के लेवल पर आ गए हैं व्हेन इट कम्स टू द फाइटिंग टेक्निक्स। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स यू विल सी दैट जो हमारे दिल्ली के रूलर्स हैं वो मंगोल्स की कंफ्यूजन की वजह से, जो इनमें आपस में सिविल वॉर्स चल रहे हैं, उसका फायदा उठाते हैं, उसका एडवांटेज लेते हैं और लाहौर जो है उसको फिर से रिकवर कर लेते हैं और इंडस तक कुछ समय में अपना कंट्रोल दोबारा से रीस्टैब्लिश कर लेते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं जो भी हमने लूज किया था मंगोल्स को अभी तक में, बलबन से लेके अभी तक में हमने जो भी लूज किया था, वो जैसे ही दावा खान की डेथ होती है हम इमीडिएटली उसको रिकैप्चर कर लेते हैं, टेकिंग एडवांटेज ऑफ ऑल द कंफ्यूजन दैट वाज हैपनिंग इन द चगतई लाइन ऑफ मंगोल्स हु वर द रूलर्स ऑफ ट्रांसऑक्सियाना। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि 1316 के अंदर जो है अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो जाती है। जैसे ही अलाउद्दीन खिलजी की डेथ होती है स्टूडेंट्स हम देखते हैं एक दो छोटे मोटे रूलर्स आते हैं, कुछ समय के लिए मलिक काफूर भी रूल करते हैं लेकिन उनको मार दिया जाता है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की डेथ के मात्र 4 साल के अंदर खिलजी डायनेस्टी जो है वो खत्म हो जाएगी और इसकी जगह पावर में आएगी अब एक तीसरी डायनेस्टी जिन्हें हम कहते हैं तुगलक्स। इनके जो फाउंडर है स्टूडेंट्स उनका नाम है घियासुद्दीन तुगलक। और यहां से हमारी तीसरी और लास्ट डायनेस्टी दिल्ली सल्तनत जो कि 1200 से 1400 में चल रही है उसका डिस्कशन शुरू होता है। फाउंडर स्टूडेंट्स हमारे पास में है घियासुद्दीन तुगलक, जिनको हम पहले गाजी मलिक कहते थे लेकिन थ्रोन अज्यूम करने के बाद वो घियासुद्दीन तुगलक का टाइटल ले लेते हैं। ये जो पुराने नाम होते हैं स्टूडेंट्स ये भी अपने प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। हो सकता है आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि भाई गाजी मलिक जो है वो कौन था, तो आंसर होगा घियासुद्दीन तुगलक। यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि घियासुद्दीन जो थे वो ऑलरेडी एक अच्छी नोबिलिटी पोजीशन में थे ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी और इनकी डेथ के बाद में जो कंफ्यूजन वाला टाइम चल रहा था उसका एडवांटेज उठा के पावर में आ जाते हैं। घियासुद्दीन तुगलक की जो रेन थी स्टूडेंट्स वो कंपैरेटिवली बहुत छोटी थी। हम देखते हैं 5 साल के अंदर अंदर ही 1320 में ये पावर में आते हैं और 1325 में ही इनकी डेथ हो जाती है। और इसके बाद में इनके बेटे मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो थ्रोन को असेंड करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारे लिए घियासुद्दीन तुगलक की रेन में कुछ आज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज हिज नेम इज गाजी मलिक एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ही वाज द फाउंडर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी। नेक्स्ट हमारे पास में आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये डेक्कन के अंदर बहुत एक्सपेंशन करते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने डेक्कन के अंदर सिर्फ क्या किए हैं, एक्सपेडिशंस किए हैं। और ये जो एक्सपेडिशंस थे दीज वर मेंट फॉर रेडिंग, ठीक है, रेडिंग, चोरी चकारी, पैसे ले लिए, ठीक है, ये सब चीजें करके मंदिर लूट लिए, ये सब किया था इन्होंने। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक क्या करते हैं, ये अनेक्स करना शुरू करते हैं डेक्कन के किंगडम्स को। ये जो अनेक्सेशन है ये अपने फादर की रेन में ही शुरू कर देते हैं, जिस टाइम पे ये दौलताबाद जो है इन टाइप के, दौलताबाद हो गया, उसके बाद आगे हम देखते हैं और भी बहुत रीजन्स हैं जिनको जाके अनेक्स कर लेते हैं और किंगडम का पार्ट बना लेते हैं। वैसे स्टूडेंट्स डायरेक्ट पॉलिटिकल हिस्ट्री के ऊपर इतने ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते, तो कहाँ एक्सपेंशन हुआ, किसको रेड किया, इस पे आप बहुत ज्यादा अपना टाइम वेस्ट ना करें। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया डेक्कन के अंदर है दौलताबाद। दौलताबाद जो है स्टूडेंट्स वो बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर है, जिसको हम देवगिर भी कहते हैं या देवगिरी भी कहते हैं। देवगिरी का डायरेक्ट अनेक्सेशन जो है अलाउद्दीन खिलजी की रेन के अंदर ही हो गया था। ये जो जगह है इस पे फर्दर भी पावर में कौन आते हैं, तुगलक्स आते हैं। और मोहम्मद बिन तुगलक जब पावर में आते हैं तो वो अपनी कैपिटल को दिल्ली से देवगिर, देवगिरी या दौलताबाद, तीनों एक ही है, तीसरा नाम क्या है, देवगिरी,
ठीक है, तो यहाँ पे इसको शिफ्ट करने की बात करते हैं, इसका डिसीजन लेते हैं। यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक अपनी नोबिलिटी को एक्सप्लेन करते हैं कि भाई देवगिर जो है ये सेकंड कैपिटल की तरह ट्रीट करी जाएगी, हम दिल्ली अबैंडन नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप देखते हैं कि रीजन उन्होंने ये दिया कि दिल्ली से नॉर्थ इंडिया अच्छा कंट्रोल होता है, और साउथ का जो एरिया है, डेक्कन और साउथ का जो एरिया है, उसके लिए हमारे को एक सेकंड कैपिटल चाहिए। आइडिया तो बहुत अच्छा था, लेकिन इतना हेस्टिली इसको प्लेस किया गया, इतना हेस्टिली इसको इम्प्लीमेंट किया गया स्टूडेंट्स, दैट इट टर्न्ड आउट टू बी अ डिजास्टर। सो बेसिकली स्टोरी क्या रही, जैसे ही इन्होंने डिसाइड किया कि भाई मैं दौलताबाद जो है उसको अपनी सेकंड कैपिटल बनाऊंगा, जल्दीबाजी में वहां पे कंस्ट्रक्शन कराना शुरू किया। उसके बाद में इनने दिल्ली के लोगों को जबरदस्ती कमांड किया कि सबके सब मेरे साथ दौलताबाद चलो। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स ये जो मैसिव माइग्रेशन हुआ, इसमें आधे से ज्यादा लोग तो रास्ते में ही मर गए। तो इस वजह से हम देखते हैं, और अल्टीमेटली हम देख रहे हैं कि दौलताबाद से दिल्ली वाले एरिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया, नॉर्थ इंडिया को कंट्रोल करना मुश्किल हो गया। नॉर्थ इंडिया में ज्यादा बड़ा एम्पायर था, डेक्कन के अंदर कंपेरेटिवली छोटा एम्पायर था। तो फाइनली हम देखते हैं डिजास्टर हो गया ये वाला डिसीजन, और हमने ये जो आइडिया था दौलताबाद को सेकंड कैपिटल की तरह ट्रीट करने का, इसको अबैंडन कर दिया ऑल टुगेदर। इसके अलावा स्टूडेंट्स मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, इनकी रेन में भी हमारे को दोबारा एक मंगोल इन्वेजन देखने को मिलता है। ये जो मंगोल इन्वेजन था स्टूडेंट्स, हम जानते हैं ऑलरेडी पावर तो मंगोल्स की कंसिडरेबली वीक हो चुकी है दावा खान की डेथ के बाद। बहुत ज्यादा सिविल वॉर्स चल रहे हैं, टर्मोइल चल रहा है, इनडिसाइसिवनेस चल रही है। इसलिए ये जो अटैक था ये इतना ज्यादा खतरनाक नहीं था, और बहुत इजीली मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको टैकल कर लिया। सो बेसिकली यहाँ पर क्या होता है, नॉर्थ वेस्ट रीजन जो है स्टूडेंट्स, वहां पर हम देखते हैं मंगोल इन्वेजन हो रहा है। यहाँ पे तर्मशरीन करके हमारे पास में एक मंगोल रूलर थे, जो 1326 से 27 के बीच में एक असॉल्ट करने के लिए इंडिया की तरफ आते हैं। यहाँ पे मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो फ्रंटियर को सिक्योर कर लेते हैं। कौन सा फ्रंटियर? नॉर्थ वेस्ट का फ्रंटियर। और हम देखते हैं कि इस बार जो है वो लाहौर से कालानौर और पेशावर वाला जो एरिया है जिसको कॉन्कर किया गया था, वहां पे दोबारा से एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है उसको इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो मंगोल्स जो हैं स्टूडेंट्स, वो क्या करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की रेंज जो है उसके अंदर नॉर्थ वेस्टर्न एरिया के अंदर इनरोड्स करते हैं और थोड़ा बहुत एरिया कैप्चर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देते हैं, फटाफट से फ्रंटियर को सिक्योर करते हैं। और उसके तहत हम देखते हैं कि लाहौर, कालानौर और पेशावर वाला जो एरिया है उसको भी कंट्रोल कर लेते हैं। इनफैक्ट स्टूडेंट्स, हिस्टोरियंस हमें ये बताते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक कुछ एरिया इंडस के पार, इंडस से बियॉन्ड भी कैप्चर करने में सक्सेसफुल हो गए थे, लेकिन बहुत लंबे टाइम रिटेन नहीं कर पाए क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल इतनी दूर तक जमाना बहुत मुश्किल था। ये जो डिफीट थी स्टूडेंट्स तर्मशरीन खान की, अगेन ये हमें क्या दिखा रही है कि खिलजीज और तुगलक्स, अगर हम मार्शल कैरेक्टर की बात करें, दिल्ली सल्तनत की मिलिट्री स्ट्रेंथ की बात करें, तो मंगोल्स से कहीं भी पीछे नहीं थे, और एक के बाद एक इन लोगों ने मंगोल्स को हराया है। जबकि हम इल्तुतमिश और बलबन की रेन की बात करें तो उस टाइम तक हम इतने पावरफुल नहीं थे, लेकिन खिलजीज और तुगलक्स के रेन के अंदर पासा पलट गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के तहत भी मोहम्मद बिन तुगलक ने काफी सारे डिसीजंस लिए। एक बात तो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर उन्होंने दौलताबाद को अपनी सेकंड कैपिटल बनाने की कोशिश करी, लेकिन काफी डिजास्टरस उसके रिजल्ट्स रहे, इसलिए हमने उस डिसीजन को अबैंडन कर दिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं, उन्होंने अपने रेन के अंदर एग्रीकल्चर को प्रमोट करने के लिए एक नया डिपार्टमेंट स्टार्ट किया, जिसे हम कहते हैं दीवाने को ही, या फिर हम इसको कहते हैं दीवान ए अमीर को ही। दो नाम है, दीवाने को ही या फिर दीवाने अमीर को ही। ये क्या है? डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया है। किस लिए? एग्रीकल्चर को बेटर करने के लिए, एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के लिए। यहां पर स्टूडेंट्स इसके तहत हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया पेजेंट्स को, जिसमें कि उनके लिए सीड्स अरेंज किए गए फॉर कल्टीवेशन। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर क्रॉप फेलियर हो जाता था तो उस केस में एडवांस लोन्स दिए जाते थे, किनको? पेजेंट्स को। और इन लोन्स का एक नाम भी है स्टूडेंट्स, इनको बोला जाता था सोंधार लोन्स। इनको सोंधार लोन्स भी बोलते हैं, इसके अलावा इनको तकवी लोन्स भी बोलते हैं। तो दो नाम है हमारे पास में। अगर क्रॉप फेलियर हो रहा है और पेजेंट्स को एडवांस लोन दिया जा रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? या तो सोंधार लोन कहते हैं या फिर तकवी लोन्स कहते हैं।
इसी के साथ स्टूडेंट्स आप देखेंगे एक और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लिया मोहम्मद बिन तुगलक ने, जो कि इनकी सेकंड कैपिटल की तरह डिजास्टर बन गया। अगेन स्टूडेंट्स, दिल्ली से दौलताबाद सेकंड कैपिटल बनाना एक्चुअली ऑन पेपर तो अच्छा आइडिया है कि भाई अच्छा एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल हो जाएगा। प्रॉब्लम क्या थी? इम्प्लीमेंटेशन। सिमिलरली ये जो दूसरी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी लगाएंगे, ये ऑन पेपर है तो बहुत कारगर, लेकिन इसकी इम्प्लीमेंटेशन बहुत बुरी तरह से करी मोहम्मद बिन तुगलक ने, और इस वजह से ये भी डिजास्टर में टर्न होगा। तो बेसिकली मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया, उन्होंने एक टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी। हम देखते हैं इस टाइम पे ग्लोबली जो है सिल्वर जो है उसके अंदर डिक्लाइन आ रहा था, सिल्वर जो है ओवरऑल कम मिल रहा था। इस वजह से हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक ने डिसाइड किया कि मैं सिल्वर कॉइन की जगह कॉपर के कॉइन चलवाऊंगा, जित्तल चलवाऊंगा और टंका को रिप्लेस कर दूंगा। और यहां पर उन्होंने बोला, ऑर्डर दिया कि इसको जित्तल को टंका के इक्विवेलेंट माना जाएगा। ओवरऑल ग्लोबल क्या हो रहा है, सिल्वर जो है वो कम हो रहा है ग्लोबली। दैट इज वाई वी टुक दिस पर्टिकुलर डिसीजन। मोर ओवर स्टूडेंट्स आप देखेंगे ऐसा जो टोकन करेंसी का आइडिया था वो ऑलरेडी चाइना और ईरान में चल चुका था। ठीक है, चाइना और ईरान में चल चुका था, तो ये कोई नए नहीं थे जिन्होंने ये टोकन करेंसी इंट्रोड्यूस करी है। लेकिन अगेन आइडिया बहुत अच्छा है। इनफैक्ट आज के टाइम भी अगर हम देखें तो जो पेपर करेंसी हम यूज कर रहे हैं वो टोकन करेंसी है, उसकी एक्चुअली में कोई वैल्यू नहीं है। यहाँ पे आइडिया बिल्कुल बुरा नहीं है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन बहुत हेस्टी थी। उसकी लेंथ एंड ब्रेथ नहीं नापी गई कि भाई क्या गड़बड़ हो सकती है इम्प्लीमेंटेशन में, और इसीलिए इट टर्न्ड आउट टू बी अ फेलियर। सो बेसिकली यहां पर क्या हुआ, स्टेट ने कोई भी प्रिकॉशंस नहीं लिए इमिटेशन को चेक में रखने के लिए। अब जब इन्होंने कॉपर कॉइन इंट्रोड्यूस किए तो हम देखते हैं घर घर के अंदर लोगों ने बोला काम करने की क्या जरूरत है, घर पे ही पैसे बना लेते हैं। एंड एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स हम देखते हैं घर घर में मिंट शुरू हो गई और सबने अपने खुद की करेंसी बनानी शुरू कर दी, बहुत ज्यादा इमिटेशन होने लग गई। एज अ रिजल्ट हम देखते हैं ये जो फोर्ज्ड कॉइन्स हैं ये मार्केट को फ्लड कर देते हैं कंप्लीटली, और स्टेट जो है उसने पहले से अंदाज नहीं लगाया कि भाई ऐसा कुछ हो सकता है। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स आप देखेंगे हमारे पास एक हिस्टोरियन है जिनका नाम है बर्नी। बर्नी बताते हैं कि लोग अपने घरों के अंदर ही करेंसी मिंट करने लग गए, और इसकी वजह से हमारा मार्केट जो है फॉर्ज्ड करेंसी से फुल भर चुका था, और इस वजह से इकोनॉमी जो है उसको काफी ज्यादा ठेस पहुंची। फाइनली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं अपने इस डिसीजन को विड्रॉ करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, और इनका टोकन करेंसी वाला रिफॉर्म भी फेल हो जाता है। तो दौलताबाद आइडिया भी फेल हो गया और टोकन करेंसी वाला आइडिया भी फेल हो गया। दोनों के फेल होने में स्टूडेंट्स आइडिया अच्छा है। ऑन पेपर अगर आप देखेंगे आज भी हम इन दोनों आइडियाज की बात करें तो ये अच्छे आइडियाज हैं। इनफैक्ट आज भी ये चल रहे हैं। कोई बड़ी कंट्री है अगर ज्योग्राफिकली तो उसमें दो कैपिटल हो सकती हैं। उसके अलावा टोकन करेंसी हमारे कंटेम्प्रेरी टाइम्स में भी यूज हो रही है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन इतनी ज्यादा हेस्टी थी कि उसने इकोनॉमी को ठेस पहुंचा दी। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम देखते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में इनके कजन, क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का खुद का कोई सक्सेसर नहीं था, इसलिए इनके कजन फिरोज शाह तुगलक जो हैं वो नेक्स्ट सुल्तान बनते हैं तुगलक डायनेस्टी और दिल्ली सल्तनत के। फिरोज शाह तुगलक जो हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने जितने भी एग्रीकल्चरल लोन्स दिए थे जिन्हें हम सौंधार या तकवी लोन्स बोलते हैं उनको विड्रॉ कर लिया। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इन्होंने सारे अनजस्ट टैक्स जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में इंप्लीमेंट किए गए थे उनको विड्रॉ किया था। ये टैक्सेस क्या है स्टूडेंट्स, ये आगे हम अभी पढ़ेंगे। मैंने अलग से आपके लिए स्लाइड्स प्रिपेयर करी हैं जिसमें हम स्पेसिफिकली दिल्ली सल्तनत के टैक्सेस पढ़ेंगे और किसने कौन सा टैक्स लगाया वो देखेंगे। अभी के लिए आप बस इतना याद रखें कि मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में बहुत सारे अनजस्ट टैक्स पे करने पड़ते थे पेजेंट्स को। इस वजह से पेजेंट्स का रिबेलियन हुआ और फिर उन पेजेंट्स को कंसेशन देने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट चलाया और उनको एडवांस लोन्स दिए। तो फिरोज शाह तुगलक ने बोला कि भाई ये अनजस्ट टैक्स ही हटा दो, बिना बात के लोन देने की क्या जरूरत है। तो यहाँ पे ये टैक्सेस जो मोहम्मद बिन तुगलक की रेंज में चले हैं इनको कौन हटाएगा, फिरोज शाह तुगलक इनको हटा देंगे। उसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि जजिया, जजिया एक टैक्स था, एक पोल टैक्स होता था जो कि नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता था। लेकिन स्टूडेंट्स जजिया जो है ये ब्राह्मण्स को नहीं देना होता था, ब्राह्मण्स को बार कर रखा था, इनसे जजिया नहीं लिया जाता था। तो इस टैक्स को एक्सटेंड किया फिरोज शाह तुगलक ने और ब्राह्मण्स के ऊपर भी लगा दिया।
जजिया क्या है? ये एक पोल टैक्स है जो कि नॉन मुस्लिम्स को देना पड़ता है, लेकिन ब्राह्मण्स को लेवरेज था, उनको नहीं देना पड़ता था ये टैक्स। लेकिन फिरोज शाह तुगलक ने इस प्रैक्टिस को एंड किया और जजिया को फर्दर एक्सटेंड करके ब्राह्मण्स के ऊपर भी लगा दिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि फिरोज शाह तुगलक जो हैं उन्होंने काफी सारे हॉस्पिटल्स, जिनको हम दर उल शफा, उसके अलावा मैरिज ब्यूरो और उसके अलावा एक चैरिटी डिपार्टमेंट दीवाने खैरात, चैरिटी डिपार्टमेंट दीवाने खैरात भी बनवाया। उसके अलावा इन्होंने एक मैरिज ब्यूरो और एक एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो भी बनवाया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं गरीबों की मदद करने के लिए, उनको फाइनेंशियल एड देने के लिए भी इन्होंने एक डिपार्टमेंट सेटअप किया जिसका नाम है दीवाने इस्तिबकक। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखते हैं दीज आर फ्यू डिपार्टमेंट्स व्हिच वर स्टार्टेड बाय हिम। इन दैट कॉन्टेक्स्ट यू कैन सी दैट ही वाज वन पर्सन हु वाज इंटरेस्टेड इन डूइंग सोशल वर्क, इन डूइंग चैरिटी एंड डूइंग सोशल कंस्ट्रक्शन इन द नेम ऑफ क्रिएटिंग मैरिज ब्यूरो, एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो एंड हॉस्पिटल्स। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये वाला पॉइंट फिरोज शाह तुगलक से जो रिलेटेड है कि जजिया को ब्राह्मण्स पे भी लगाया, ये इंपॉर्टेंट है, सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा एग्रीकल्चरल लोन्स को विड्रॉ किया, ये भी सीधे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। उसके अलावा ये जो इन्होंने सोशल वर्क के तहत, सोशल रिफॉर्म्स के तहत काम किया, ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर अगेन डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनको आपको एकदम रट लेना है। चलिए स्टूडेंट्स, इसके साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि भाई फिरोज शाह तुगलक ने और क्या किया। इनकी अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो इनकी रेन के अंदर कोई भी नया किंगडम जो है, एक्सपेंशन की अगर हम बात करें तो फिरोज शाह तुगलक के अंदर कुछ भी एक्सपेंशन नहीं हुआ। इनफैक्ट फिरोज शाह तुगलक की रेन में हम देखते हैं जो हमारे दूर दराज के एरियाज हैं उन्होंने धीरे धीरे इंडिपेंडेंस असर्ट करनी शुरू कर दी। तो फिरोज शाह तुगलक की रेंज जो है वो जैसे ही खत्म होने को आती है तो धीरे धीरे तुगलक्स का जो कंट्रोल है, फिरोज शाह के जो सक्सेसर्स का कंट्रोल है, वो तुगलक एम्पायर के ऊपर से छूटने लगता है और बहुत सारे लोकल रूलर्स जो हैं इंडिपेंडेंस असर्ट कर देते हैं। इसमें से स्टूडेंट स्पेसिफिकली एक किंगडम है जो कि डेक्कन है। डेक्कन की अगर हम बात करें तो डेक्कन के अंदर दो पावर्स का राइज होगा, विजयनगर और भामनी। विजयनगर और भामिनी की अगर हम बात करें तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में ही इंडिपेंडेंस असर्ट कर देते हैं। विजयनगर और बहामिनी दो किंगडम्स डेक्कन के अंदर हैं। ये दोनों मोहम्मद बिन तुगलक के रेन के अंदर ही, मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में ही इंडिपेंडेंस असर्ट कर देंगे। और फिरोज शाह जब पावर में आते हैं तो वो कुछ भी नहीं करते इस एरिया को रिकैप्चर करने के लिए। और फिर बाद में जब उनकी डेथ हो जाती है तो हम देखते हैं उनके सक्सेसर्स के हाथ से तो बचा कुचा एम्पायर भी जाने लगता है। फिर क्या होता है स्टूडेंट्स, फिरोज शाह तुगलक की डेथ के सही 10 साल बाद होता है फाइनली तैमूर इन्वेजन। तैमूर कौन है स्टूडेंट्स? ये मंगोल्स को रीयूनाइट करता है, मंगोल लीडर है जो कि दिल्ली के ऊपर इन्वेजन करेगा। जब तैमूर इन्वेजन होता है स्टूडेंट्स, उसको तुगलक रूल का एंड माना जाता है और इसके बाद हम देखते हैं दिल्ली सल्तनत बिखर के छोटी छोटी प्रिंसिपैलिटीज के अंदर टूट जाता है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हमारी पॉलिटिकल हिस्ट्री दिल्ली सल्तनत की खत्म होती है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन को पढ़ते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया, हमारा तुगलक एम्पायर, तुगलक डायनेस्टी जब खत्म होती है उसका मेन कारण क्या है? तैमूर इन्वेजन है। लेकिन हमने ऑलरेडी देखा था कि मोहम्मद बिन तुगलक की रेंज से ही तुगलक्स की जो पावर है वो डिसइंटीग्रेट होने लगती है और स्पेसिफिकली डेक्कन जो है वो अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट कर देता है। फिरोज शाह तुगलक डेक्कन के एरिया को रिकैप्चर करने के लिए कुछ भी नहीं करते और फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद में हम देखते हैं उनके सक्सेसर्स के अंडर धीरे धीरे और किंगडम्स जो हैं वो इंडिपेंडेंस असर्ट करने लगते हैं। एज अ रिजल्ट स्टूडेंट्स, तुगलक्स के डिक्लाइन होने के बाद सबसे पहली चीज जो हमें देखने को मिल रही है वो क्या है? राइज ऑफ रीजनल एम्पायर्स फ्रॉम 1400 ऑनवर्ड्स। यहाँ पे हम देखते हैं बहुत सारे रीजन्स जो कि पहले तुगलक्स का पार्ट थे वो इंडिपेंडेंस असर्ट कर लेते हैं, इंडिपेंडेंस प्रोक्लेम कर देते हैं। इसमें स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया डेक्कन और साउथ के अंदर हमारे पास एक तो विजयनगर एम्पायर है, विजयनगर के अलावा हमारे पास बहामिनी किंगडम है। बहामिनी क्या है स्टूडेंट्स? बहामिनी में बेसिकली दौलताबाद के जो नोबल्स थे, तुगलक्स के दौलताबाद के जो नोबल्स थे, वो खुद इंडिपेंडेंस असर्ट कर देते हैं और अपने लिए एक नई प्रिंसिपैलिटी स्टैब्लिश करते हैं जो कि बहामिनी किंगडम है। डेक्कन से, डेक्कन में सॉरी बहामिनी किंगडम की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो वो डेक्कन में यानी महाराष्ट्र वाले रीजन के अंडर बैठे हैं।
ठीक है। उसके बाद में विजयनगर की अगर बात करी जाए तो वो साउथ और डीप साउथ वाले एरिया के अंदर बेसिकली आ गए। तो हमारे पास में पहले कौन आ रहे हैं, महाराष्ट्र आंध्रा इस रीजन में बामिनीज बैठे हैं, और उसके बाद में हम देखते हैं जैसे तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका वाला पार्ट हो गया, इसके अंदर आ गया विजयनगर। इन दोनों ने ही मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में ही इंडिपेंडेंस असर्ट कर दी थी और इस एरिया को रिकैप्चर नहीं किया फिरोज शाह तुगलक ने। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं रीजनल एम्पायर्स के तहत यूपी और बिहार के अंदर एक नई डायनेस्टी जन्म लेती है जो अपने आप को शर्की बोलते हैं, और ये भी तुगलक से अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट कर देते हैं। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं गुजरात और मालवा की जो नोबिलिटी है, गुजरात और मालवा के जो गवर्नर्स थे जो पहले तुगलक्स को सर्व कर रहे थे, वो भी कंप्लीटली इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, अपनी इंडिपेंडेंस असर्ट करके इंडिपेंडेंट स्टेट्स चलाने लगते हैं। उसी के साथ साथ राजपूत स्टेट्स जो कि राजस्थान में थे, वो हम देखते हैं कि जैसे ही तुगलक्स की पावर टूटने लगती है, इमीडिएटली दे थ्रो ऑफ द योक ऑफ दिल्ली सुल्तान्स एंड क्लेम एन इंडिपेंडेंट स्टेटस। तो ये हमारे पास में आफ्टर मैथ रही तैमूर इन्वेजन की, और हम देखते हैं 1400 में हमारे पास बहुत सारे रीजनल किंगडम्स आने वाले हैं, जैसे कि शर्की, गुजरात, मालवा, राजपूत किंगडम्स हो गए, और उसके अलावा हमारे पास विजयनगर है और बहमिनी है। यहाँ पे स्टूडेंट्स इससे पहले हम लोग दिल्ली सल्तनत जो है उसके एडमिनिस्ट्रेशन ठीक से देख लेते हैं, और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम इन स्मॉलर प्रिंसिपैलिटीज, ये जो प्रोविंशियल किंगडम्स हैं, इनके राइज को पढ़ेंगे। यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो सबसे पहले पेमेंट की बात करते हैं। हमने देखा स्टूडेंट्स की जो नोबिलिटी है उसको पेमेंट कैसे हो रही है, नोबिलिटी को कैश में पेमेंट नहीं होती थी, नोबिलिटी को लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट में पेमेंट होती थी, जिसे हम कहते हैं इक्ता। इक्ता की अगर हम बात करें तो इक्ता सिस्टम हमने ऑलरेडी देख लिया था भाई, हमारे पास में कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम से ही इक्तादारी सिस्टम शुरू हो चुका था, जिसमें लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट जो है वो दिया जाता था कैश सैलरी के साइड में, कैश सैलरी हटा के उसके अगेंस्ट हम लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट दे रहे हैं। So basically, ICTA क्या है students? ICTA is a territorial assignment which is given to administrative officers and nobles in lieu of the services that they had performed for the state and also in lieu of cash salaries. तो cash salary की जगह हम उनको land revenue assignment दे रहे हैं। जो ICTA का होल्डर होता था, जो ICTA का रेसिपिएंट होता था स्टूडेंट्स, उसे कहते थे मुक्ति। ये जो मुक्ति है स्टूडेंट्स, इसको इस लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट के अंदर काफी ड्यूटीज परफॉर्म करनी होती थी। फॉर इंस्टेंस स्टूडेंट्स, जो मुक्ति है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, रेवेन्यू कलेक्शन करना है उसको। रेवेन्यू कलेक्शन के अलावा वो इक्ता का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है। अब यहां से जो ये रेवेन्यू कलेक्शन कर रहा है, इसमें से एक तो इसको अपनी पर्सनल सैलरी निकालनी है, और उसके अलावा इसको जो मेन हमारा रूलर हो गया दिल्ली सल्तनत का, उसके लिए एक ट्रूप्स, एक मिलिट्री की टुकड़ी मेंटेन करनी पड़ती थी, जो जब जरूरत पड़े तब बैटल में लेकर जानी पड़ेगी। इसके अलावा स्टूडेंट्स, इसके बावजूद अगर कोई सरप्लस रह गया, अगर हम इस लैंड रेवेन्यू जो निकाल रहे हैं उसमें से अगर इन सब के बावजूद कोई सरप्लस रह गया तो उसको रॉयल ट्रेजरी के अंदर डिपॉजिट करा दिया जाता था। मोर ओवर स्टूडेंट्स, विल बी इंपॉर्टेंट टू नोट कि ये जो इक्ताज हैं ये आपको आपकी कैश सैलरी के अगेंस्ट मिल रहे हैं, या आपको अपनी जॉब के अगेंस्ट मिल रहे हैं, इस वजह से इनके ऊपर कोई हेरिडिटरी राइट्स नहीं होते थे, और ये जो है ट्रांसफरेबल होते थे। ठीक है, तो देर आर नो हेरिडिटरी राइट्स एंड ऑल्सो दीज इक्ताज आर ट्रांसफरेबल बिकॉज दे आर गिवन टू यू एज अ पार्ट ऑफ योर सैलरी। तो जब आपकी पोजीशन खत्म हो गई तब आपके हाथ से ये इक्ता वापस ले लिया जाएगा, ऐसा नहीं है कि आपके पास है फिर आपके बेटे के पास आ जाएगा। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात करते हैं कि भाई दिल्ली सल्तनत के अंदर किस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होती थी। सो बेसिकली टॉप पे हमारे पास सबसे पहले क्या है, इक्ता। प्रोविंसेस को क्या बोलते हैं, इक्ता। उसके बाद में हमारे पास है शिक्स। शिक्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, दीज आर योर डिस्ट्रिक्ट्स। फिर उसके बाद में हमारे पास सब डिस्ट्रिक्ट है जिसको हम कहते हैं परगना, और स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या होती है, विलेज। तो इसका ऑपोजिट भी अगर मैं आपको बताऊं तो एक ग्रुप ऑफ विलेज जो है वो क्या बना रहे हैं, परगना। कुछ ग्रुप ऑफ परगना क्या बना रहे हैं, शिक। कुछ ग्रुप ऑफ शिक मिलके बना रहे हैं प्रोविंस, जिसे हम कहते हैं इक्ता। इक्ता के गवर्नर को क्या कहते हैं हम, मुक्ति, या फिर इसको वली भी कहा जाता था। इक्ता को फिर अपन पार्टीशन करके क्या बना रहे हैं, शिक बना रहे हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस के लिए, और इसके जो गवर्नर होते थे उन्हें हम कहते थे शिकदर। शिकदर जो है वो फर्दर टूटता था परगना के अंदर, परगना जो है वो फर्दर टूट रहा है विलेज के अंदर।
विलेज के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो विलेज के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव जो ऑफिशियल्स होते थे, दो जो सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल होते थे, उन्हें हम कहते हैं खुट और मुकद्दम। ये दोनों ही विलेज हेडमैन होते थे और इनके हाथ में बहुत लैंड होती थी। सो दीज आर लार्ज लैंड ओनर्स एट द विलेज लेवल। Apart from that, students, we have one more important official at the village level whose name is पटवारी। और पटवारी जो पोजीशन होती थी, ये आज भी होती है विलेज के अंदर, इसका एग्जाम भी होता है, और ये होते हैं विलेज अकाउंटेंट। तो यहाँ पे विलेज लेवल पे कौन है? खुट और मुकद्दम। खुट और मुकद्दम हेरिडिटरी लैंड ओनर्स हैं स्टूडेंट्स। एक तरह से आप देखेंगे जमींदार वर्ग के जो लोग होते हैं वो यहीं से आते हैं। और उसके अलावा हमारे पास में पटवारी हैं जो कि विलेज अकाउंटेंट हैं। परगना की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, तो परगना लेवल पर जो हमारे पास इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हैं उसमें आते हैं चौधरी। चौधरी के अलावा हमारे पास आते हैं मुतसर्रिफ या फिर अमील्स, और उसके अलावा कारकुन। परगना में हम देखते हैं ये जो चौधरी हैं, चौधरी कौन होते हैं स्टूडेंट्स? ये हाईएस्ट लोकल रूरल मैग्नेट्स हैं जिनको लैंड रेवेन्यू कलेक्शन का काम दिया जाता था। अगेन स्टूडेंट्स, ये जो चौधरी हैं ये एक तरह से जमींदार्स हैं। इनके पास हेरिडिटरी बहुत सारी लैंड होती थी, हेरिडिटरी लैंड ओनर्स थे, और सरकार इनको लैंड रेवेन्यू कलेक्शन के लिए अपॉइंट करती थी। उसके अलावा स्टूडेंट्स हमारे पास में अमील हैं। अमील जो हैं इनका भी मेजर काम क्या था? रेवेन्यू कलेक्शन का काम था। लेकिन अनलाइक द चौधरीज, इनके पास में कोई हेरिडिटरी लैंड्स नहीं होती थी। उसके अलावा हमारे पास है कारकुन्स। कारकुन्स होते थे हमारे परगना पे अकाउंटेंट्स, परगना लेवल पे अकाउंटेंट। सोल्जर्स के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो जो सोल्जर्स होते थे उनको कैश सैलरी दी जाती थी। और नोबिलिटी को कैसे पेमेंट कर रहे हैं हम? नोबिलिटी को पेमेंट हो रही है इकतास में। तो सोल्जर्स को पेमेंट हो रही है कैश में, और उसके अलावा नोबिलिटी को पेमेंट हो रही है इकतास में। लेकिन स्टूडेंट्स एक बात आपको ध्यान रखनी है कि स्लेव डायनेस्टी जो है, स्लेव डायनेस्टी जो थी हमारी, यानी कि बलबन, इल्तुतमिश, ये जो रूलर्स हो गए, ये अपनी आर्मी को कंप्लीटली कैश पेमेंट नहीं करते थे। कंप्लीट कैश पेमेंट सिर्फ खिलजीज और तुगलक्स के अंडर होती थी। इसके अलावा नोबिलिटी की बात हम कर चुके हैं, इनको क्या मिल रहे हैं? लैंड रेवेन्यू असाइनमेंट्स मिल रहे हैं, जिन्हें हम कहते हैं इकताज। यहाँ पे स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और वो ये है कि फिरोज शाह तुगलक ने एक और मेथड ऑफ पेमेंट इंट्रोड्यूस किया था, जिसे हम कहते हैं इतलक। इतलक जो है कंटेम्पररी टाइम्स में जैसे अपने डिमांड ड्राफ्ट होते हैं, डीडी जिसे हम बोलते हैं, तो जो हमारे डिमांड ड्राफ्ट होते हैं उस तरह का एक पेमेंट सिस्टम जो है वो फिरोज शाह तुगलक ने इंट्रोड्यूस किया था, जिससे कि वो अपने सोल्जर्स को पेमेंट किया करते थे। तो सोल्जर्स को वैसे कैश में पेमेंट होती है, और कभी कभी इनको इतलक के थ्रू पेमेंट होती थी। और ये इतलक किसने इंट्रोड्यूस करे थे? ये फिरोज शाह तुगलक ने इंट्रोड्यूस किए थे। इसके अलावा स्टूडेंट्स अब मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर हमारे सल्तनत के अंदर, दिल्ली सल्तनत के अंदर किस टाइप के टैक्सेस थे। हमने ऑलरेडी बात करी थी कि भाई फिरोज शाह तुगलक ने सारे अननेसेसरी टैक्सेस जो हैं, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में थे, उनको हटा दिया था। तो वो अननेसेसरी टैक्सेस क्या थे वो हम यहाँ पर पढ़ेंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स अगर हम दिल्ली सल्तनत की बात करें तो यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम जो है उसको ब्रॉडली दो कैटेगरीज में तोड़ा जा सकता है, दैट इज फे एंड जक़ात। फे जो है उसका फर्दर सब डिविजन किया जाता है तीन टैक्सेस के अंदर, विच इज खम, जजिया एंड खराज। यहाँ पे स्टूडेंट्स खराज क्या होता है? खराज इज टैक्स ऑन लैंड, लैंड रेवेन्यू को अपन कहते हैं खराज। उसके अलावा जजिया क्या है? जजिया एक पोल टैक्स है जो नॉन मुस्लिम्स पे किया करते थे। इट विल बी इंपॉर्टेंट टू नोट स्टूडेंट्स कि हमारे यहाँ पे फिरोज शाह तुगलक की रेंज से पहले तक खराज और जजिया एक ही टैक्स में इंक्लूडेड थे। इनफैक्ट स्टूडेंट्स इसको मिला के बोला जाता था खराजे जजिया, इसको मिलाकर बोला जाता था खराजे जजिया, यानी कि इन दोनों को मिला के पेमेंट करनी होती थी। लेकिन इनको दो सेपरेट टैक्स कौन बनाएगा? फिरोज शाह तुगलक। तो यहां पे इस पॉइंट को भी हम लिख लेते हैं, जजिया was made a separate tax. Jizya was made a separate tax from Kharaj under फिरोज शाह तुगलक। और उसके अलावा स्टूडेंट्स इन्होंने क्या चेंज किया था? इन्होंने जजिया जो है वो अब और किसको पे करना पड़ेगा जो पहले नहीं करते थे? ब्राह्मण्स। तो यहां पर हम देख रहे हैं एक तो इन्होंने जजिया को खराज से अलग कर दिया,
और उसके अलावा अब ब्राह्मण्स को भी जजिया पे करना पड़ेगा। ये सब ये क्यों कर रहे थे स्टूडेंट्स? इन्होंने अपने जो मुस्लिम उलेमा हैं, जो थियोलॉजियंस हैं, उनको खुश करने के लिए ये मेजर लिया था। मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में हम देखते हैं स्टूडेंट्स, थियोलॉजियंस मोहम्मद बिन तुगलक से काफी खफा रहते थे। इसका कारण ये था कि अकबर से पहले मोहम्मद बिन तुगलक भी एक ऐसे सुल्तान रहे हैं जिनको ओपनली दूसरे रिलीजन्स के जो प्रीस्ट होते थे, जो रिलीजियस मैन होते थे, उनसे डिस्कशंस करना पसंद था। और इस चीज से जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम थियोलॉजियंस थे वो बहुत चिढ़ते थे। तो जब फिरोज शाह तुगलक पावर में आए तो उन्होंने इन थियोलॉजियंस को कंसेशन दिए। कैसे? जजिया को खराज से अलग कर दिया और उसके अलावा ब्राह्मण्स जो है उनके ऊपर भी जजिया को इम्पोज कर दिया। इसके अलावा स्टूडेंट्स हम देखते हैं, हमने जजिया क्या होता है देख लिया, खराज क्या होता है ये देख लिया। अब देखते हैं कि जक़ात क्या होता है। जक़ात जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक इस्लामिक टैक्स है जो मुस्लिम्स को पे करना पड़ता था। ये जो टैक्स है स्टूडेंट्स, ये एक सर्टेन इनकम ब्रैकेट के बाद ही लगता है, यानी कि कोई गरीब इंसान को ज़कात पे करने की जरूरत नहीं है। ये टैक्स जो है आप देखेंगे ज्यादातर एक पर्टिकुलर इनकम बार अगर आप एक्सीड करें तो आपको देना पड़ेगा। ये आपकी मूवेबल प्रॉपर्टी के ऊपर लगता था, जैसे कि फ्लॉक्स हो गए, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, कमर्शियल कैपिटल हो गई और एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो गया। तो इसको एक्सक्लूसिवली कौन पे करते हैं? मुस्लिम्स पे करते हैं। लेकिन इसके अंदर एक हमारे पास में जो ब्रैकेट है वो ये है, आफ्टर अ सर्टेन इनकम लेवल। तो ऐसा नहीं है कि किसी गरीब के ऊपर जक़ात लगा दिया जाएगा। नेचुरली स्टूडेंट्स, गोल्ड और सिल्वर के ऊपर टैक्स लग रहा है तो कोई गरीब आदमी के पास तो गोल्ड और सिल्वर होगा नहीं। तो जक़ात जो है एक इस्लामिक टैक्स है, सिर्फ मुस्लिम्स पे लगता है। और यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देख रहे हैं कि एक सर्टन इनकम के बाद मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि फ्लॉक्स हो गए, आपकी हर्ड हो गई, कमर्शियल कैपिटल हो गई, गोल्ड सिल्वर हो गया, इनके ऊपर जक़ात लगता था। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने देखा जजिया वाली बात हम कर चुके हैं। जजिया क्या है? जजिया इज अ सेपरेट टैक्स, इट्स अ सेपरेट टैक्स विच वाज डन बाय फिरोज शाह तुगलक एंड इसको ब्राह्मण्स को भी देना पड़ता था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो खराज क्या होता है? टैक्स ऑन लैंड होता है। उसके अलावा हमारे पास में है जजिया, जजिया इज अ पोल टैक्स। जक़ात क्या है हमने पढ़ लिया, और एक बच रहा है हमारा खम। खम स्टूडेंट्स वाज अ टैक्स ऑन वॉर बूटी। इट वॉज अ टैक्स ऑन वॉर बूटी। सो बेसिकली हम देखते हैं भाई बहुत सारे एक्सपेडिशन हो रहे हैं। एक्सपेडिशन में जो आर्मी है, सोल्जर्स हैं, वो जा रहे हैं मंदिर लूट रहे हैं, लेट से कोई भी किंगडम को लूट के आ रहे हैं। तो जो भी वॉर बूटी वो इकट्ठी करके लाए हैं उसका वन फिफ्थ जो है इनको सुल्तान को देना पड़ता था। तो खम क्या है? खम इज अ टैक्स ऑन वॉर बूटी। सोल्जर्स के ऊपर लगता था ये पर्टिकुलर टैक्स। तो ये आपके सल्तनत के अंदर स्टूडेंट्स मेजर टैक्सेस हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अब ऐसे कौन से टैक्सेस थे जिनको इलीगल मान रहे हैं हम, जिनको आगे जाके फिरोज शाह तुगलक हटाएंगे। बेसिकली स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी की रेन के अंदर 3 टैक्स लगते थे पेजेंट्स के ऊपर। इसमें एक तो है खराज, जिसके लिए मैंने आपको बता दिया इसको खराज जजिया भी बोला जाता है, क्योंकि पहले खराज और जजिया एक ही टैक्स का पार्ट थे। इसको अलग कौन करेंगे? फिरोज शाह तुगलक करेंगे। तो खराज वॉज टैक्स ऑन लैंड और टैक्स ऑन कल्टिवेशन। ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स देयर वर 2 more taxes that were levied on the peasants during the reign of Alauddin Khilji and these were चराई एंड घरी। चराई की अगर हम बात करें तो कैटल के ऊपर चराई का टैक्स लगता था, इसको अपन ग्रेजिंग टैक्स भी बोल सकते हैं। उसके अलावा घरी क्या है? घरी आपके घर के ऊपर जो टैक्स लग रहा है उसको हम घरी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये 2 और एक्स्ट्रा टैक्स लग गए पेजेंट्स के ऊपर। उसके अलावा खराज भी पे करना है और खराज में ही जजिया भी इंक्लूडेड है। तो काफी सारे टैक्सेस हो गए, पेजेंट के ऊपर बर्डन बढ़ गया। लेकिन अपने पेजेंट्स के ऊपर जो बर्डन बढ़ा हुआ था उसको अलाउद्दीन ने कैसे कंट्रोल कर रखा था? अपने मार्केट रिफॉर्म्स की वजह से। मोहम्मद बिन तुगलक के रेन में क्या होता है? कोई मार्केट रिफॉर्म्स भी नहीं है, रोजमर्रा का सामान भी इतना महंगा है। और उसके ऊपर स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक की रेन में इन 3 टैक्स के अलावा नोबिलिटी जो है वो और पैसा पेजेंट से खींचने के लिए एडिशनल इलीगल सेसेस लगाती है। लीगल भी नहीं है ये, एडिशनल इलीगल सेसेस लगाती है जिन्हें बोलते हैं अबवाब्स। और इनको कंट्रोल करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक कुछ नहीं करते। और इसी की वजह से स्टूडेंट्स हम देखते हैं कि इनकी रेन में बहुत सारे फेमीन्स भी आते हैं और बहुत सारे पेजेंट रिबेलियन भी हो जाते हैं। तो यहाँ पे घरी,
चराई, खराज, जजिया और उसके ऊपर इलीगल टैक्सेस सच एज अबाब्स और पेजेंट्री जो ऑलरेडी बेचारी इतनी गरीब है, उनके ऊपर इतना टैक्सेशन का बर्डन आ जाता है कि फैमीन्स आ जाते हैं। और फैमीन्स के अलावा हम देख रहे हैं कि पेजेंट रिबेलियन भी होते हैं मोहम्मद बिन तुगलक की रेन में। इसी की वजह से स्टूडेंट्स ये एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट चालू करते हैं, जिसमें ये लोन्स देना शुरू करते हैं, जिससे कि पेजेंट जो है शांत हो जाए। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टूडेंट्स हम देखते हैं इसी वजह से फिरोज शाह तुगलक जब पावर में आते हैं तो वो मोहम्मद बिन तुगलक की पॉलिसीज को रिवर्स करते हैं और ये जितने भी एक्स्ट्रा टैक्सेस हैं, आबाब, घरी और चराई, इन सबको डिसकंटिन्यू कर देते हैं और सिर्फ एक टैक्स रखते हैं जो कि खराज है, और खराज में से जजिया को सेपरेट कर देते हैं। So students, with this our discussion on Delhi सल्तनत is complete। हमने एक बहुत ही होलिस्टिक डिस्कशन किया है। इसके अंदर हमने तीनों डायनेस्टीज, उनके मेजर रूलर्स, मेजर पॉलिटिकल कॉन्क्वेस्ट्स, मंगोल इन्वेजन्स और उसके अलावा जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए थे उन सब को हमने पूरा डिस्कस किया है एज अ पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर लेक्चर। आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स दिल्ली सल्तनत की एडमिनिस्ट्रेशन जरूर याद रखनी है। एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्या होती है, शिक क्या होते हैं, परगना क्या होता है, उनके अंदर कौन से ऑफिसर्स हैं, ये चीज जो है इनके ऊपर काफी क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा मंगोल इन्वेजन पे लास्ट 2 साल से क्वेश्चंस बन रहे हैं, तो मंगोल इन्वेजन काफी इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर आप जरूर ध्यान देंगे। रूलर्स, किसके बाद कौन सा रूलर आ रहा है, डायनेस्टी चार्ट आपको जरूर याद होना चाहिए। और उसके अलावा कौन से मेजर टैक्सेस थे, किस टैक्स का क्या मतलब होता है, इन चीजों के ऊपर आप ज्यादा ध्यान देंगे। So with this students, our discussion on the first part of Delhi Sultanate is complete. I hope you were able to understand all the topics thoroughly. Students, if you enjoy studying with me, don't forget to like this particular video and don't forget to subscribe to our channel and press the bell icon so that you can be notified whenever a new video is coming up. Thank you so much for joining me.